नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी मात देने की तैयारी कर ली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पे क्योंकि अब तक यानी 9 सालों से, पिछले 9 सालों से ऐसा होता था कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, मुद्दों को तैयार करती थी। कांग्रेस अगर कोई प्लान बनाती थी तो उसे फेल करने के लिए अलग ही पैतरे चल देती थी और सबका ध्यान कांग्रेस से हटाकर अपनी तरफ कर लेती थी बीजेपी। यानी कि सबका ध्यान कांग्रेस से हटकर बीजेपी पर आ जाता था। केंद्र के साथ साथ कई राज्यों के चुनाव बीजेपी ने इसी तरह जीते और जहां जीत नहीं मिली वहां सत्ता हथिया ली। लेकिन अब बीजेपी ऐसा नहीं कर पा रही है और अब कांग्रेस बेहद आक्रामक तरीके से बीजेपी को उसके ही ग्राउंड पर घेर रही है। जैसे अभी बीजेपी ने इंडिया की मुंबई बैठक के वक्त संसद के विशेष सत्र का मुद्दा छेड़ दिया। आपने देखा कि जैसे ही इंडिया की बैठक थी, 31 तारीख को सुबह सुबह एक खबर आती है अदानी को लेकर। 31 अगस्त की बात कर रहा हूं। अदानी मामले पर एक बड़ा खुलासा होता है फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन की तरफ से, और ये दोनों दुनिया के नामी गिरामी और प्रतिष्ठित अखबारों में से एक हैं। और यहाँ आता है और शाम को एक दूसरी खबर आ जाती है कि बीजेपी ने, और वो भी ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज दिया जाता है कि अब 18 से 22 तारीख तक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है। ये सत्र 5 दिनों का होगा और 18 सितंबर से शुरू होगा। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी अब तक सस्पेंस है। बीजेपी ने सोचा होगा कि इस तरह सस्पेंस का खेल खेलकर देश का ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन बीजेपी का ये खेल जनता को आकर्षित नहीं कर रहा है, या ना कहें, या ये कह सकते हैं कि आकर्षित नहीं कर पाया है, क्योंकि सस्पेंस में मजा नहीं आ रहा है, बल्कि चिंता बढ़ रही है कि अब न जाने कौन सा फरमान बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के पिछले फरमानों यानी नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी के कारण जनता को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस बार बीजेपी के सस्पेंस वाले खेल से जनता परेशान हो रही है, लेकिन कांग्रेस जिस मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रही है उससे देश की जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि लोगों की परेशानी का ध्यान कांग्रेस को है। आपको बता दूं कि कल यानी 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के फ्लोर नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक आवास पर मिलेंगे। बैठक खड़गे साहब ने ही बुलाई है। और इधर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। जी हां, संसदीय रणनीति समूह है एक, उसकी बैठक भी सोनिया गांधी ने अपने घर पर बुलाई है। इस बैठक में 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्षी दल अपनी रणनीति तय करेंगे। इसके बाद 16 तारीख को 16 सितंबर की बात कर रहा हूं, 16 तारीख को कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई है और वो भी हैदराबाद में। ध्यान दीजिए कि तेलंगाना में इस बार चुनाव है और कांग्रेस की CWC की बैठक यहां होने के खास मायने हैं। इसके बाद 17 तारीख को कांग्रेस एक बड़ी जनसभा करेगी हैदराबाद में। आप ध्यान दीजिए यहां भी कि 17 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और हर बार की तरह वो इस बार भी कुछ अलग अंदाज में अपना जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन सुर्खियां शायद इस बार कांग्रेस बटोर ले, क्योंकि संसद का विशेष सत्र है और उससे पहले यानी 18 तारीख से, और उससे पहले कांग्रेस उस दिन एक कांग्रेस जनसभा करेगी और बड़े बड़े नेता वहां उस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 5 सितंबर और 17 सितंबर के इन 2 बड़े आयोजनों के बीच 7 तारीख को, 5 और 17 सितंबर के बीच 7 तारीख यानी 7 सितंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रही है। और इस बारे में केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है कि 7 सितंबर को शाम 5 से 6 बजे देश के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं, CWC नेताओं, PCC अध्यक्षों, CLP नेताओं और प्रभारी, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और अन्य वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में पदयात्रा होगी। यात्रा के बाद भारत जोड़ो बैठक भी होगी। तो ये आज तमाम बातें कह रहे थे केसी वेणुगोपाल स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग में। जरा सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल कह क्या रहे थे, सुनिए। They were commemorating the Bharat Jodo Yatra on this first anniversary. We are launching Bharat Jodo Yatra, 722 Bharat Jodo Yatra
all over the country. In each and every district, on 7th evening 5 to 6, there will be a Padayatra led by our leaders, CWC members, PCC presidents, CLP leaders, in charges, MPs, MLAs, ex-MPs, ex-MLAs, ex-ministers like senior people. After the yatra, there will be a Bharat Jodo meeting also, followed by. तो आप सुन रहे थे यहाँ केसी वेणुगोपाल को और कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है। भारत जोड़ो यात्रा में 722 जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में ये भारत जोड़ो यात्रा उस दिन 7 तारीख को आयोजित की जाएगी और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता की नब्ज छू रही है, उसके दुखों को समझकर उन पर मलहम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है ये समझना यहां जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पास देश की सत्ता है और जिन राज्यों की सत्ता है वहां भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ताजा एग्जाम्पल या ताजा उदाहरण कहें तो महाराष्ट्र का है, जहां मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार जो है वो घिर गई है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार, इनकी सरकार है। शिंदे साहब का नाम ले रहा हूं, अजीत पवार का नाम ले रहा हूं और बीजेपी कह रहा हूं। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे को धोखा देके बाहर निकले, अजीत पवार अपने ही चाचा को धोखा देके बाहर निकले। धोखा शब्द भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां रख रहा हूं आपके सामने। लेकिन चलिए आगे बढ़ें, ये पॉलिटिक्स है और यहाँ सब कुछ हमको आपको सबको पता है। जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना हुई आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर। महाराष्ट्र का जालना आप जानते हैं और बीजेपी की सत्ता पर चोट कर रहा है। ये जो लाठीचार्ज जो है वो प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं है बल्कि बीजेपी की सत्ता पर एक चोट है। देवेंद्र फडणवीस ने आज जिस तरह लाठीचार्ज पर यू टर्न लिया है, यू टर्न यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि वहाँ पुलिस की मजबूरी थी कि वो लाठीचार्ज करे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बात और कही थी कि गांव वालों ने पत्थरबाजी की इसीलिए लाठीचार्ज किया गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हिंसक दमन गलत था, हिंसक दमन गलत था। वहीं आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने जिस तरह फडणवीस से अलग अपने विचार जाहिर किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सत्ता में दरार पड़ चुकी है। महाराष्ट्र में सत्ता हड़पने के बाद भी बीजेपी से सत्ता संभल नहीं रही है। ऐसे भी आप छीनी हुई रोटी जब खाते हैं तो अपच हो जाता है, पता ही होगा। ऐसा कहते हैं लोग, बचपन से सुनते आए हैं कि किसी की रोटी मत छीन लो, किसी का हक मत मार लो, और यहाँ तो वही हो रहा था। यानी डबल इंजन की सरकार जो है कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में फेल नजर आ रही है और वही हाल मणिपुर में, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। यही हाल हमने हरियाणा में देखा, डबल इंजन की सरकार वहां भी है। कुल मिलाकर बीजेपी से हालात संभल नहीं रहे हैं, देश संभल नहीं रहा। केवल G20 का शोर है, लेकिन विदेशी मेहमानों के सामने सारी सजावट के बावजूद अगर देश की तकलीफें और समस्याएं रंगीन रोशनियों में कालिख की तरह दिखें तो क्या मोदी इसे किसी तरह ढक पाएंगे? क्योंकि सफ़ेद चादर से ढकने की कोशिश आप याद कीजिए, जब हाउडी मोदी की जगह पे नमस्ते ट्रंप इन्होंने किया था। 2020 की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप आए थे और डोनाल्ड ट्रंप गए थे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर के, और जहाँ कार्यक्रम था अब उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। स्टेडियम के रोड के किनारे सफ़ेद चादर से झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया था। लेकिन ये जो कालिख है, कर्मों की कालिख, उसको कैसे ढकेंगे? सवाल बहुत हैं। लेकिन उससे पहले जब अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उस बैठक को संबोधित करते हुए, उसमें प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बात कही थी, वो बात बार बार बीजेपी को क्यों रुला रही है, ये भी यहां समझना होगा। आइए पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कही क्या थी, जो बात कही थी वो क्या कही थी। प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर, सुनिए। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है
उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। तो विजन दिखाएंगे हिंदुस्तान को आप सबको, राहुल गांधी कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि 60% हिंदुस्तान जो है वो इंडिया के समर्थक जो घटक दल हैं उसके साथ है। यानी 60% लोग अगर इधर आ करके वोट देते हैं तो सरकार हमारी बनेगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं। ये जो 60% है, यही यहाँ मोदी सरकार को, बीजेपी को परेशान कर रहा है। और इसी के सामने एक नया खेल, एक नई व्यूह रचना रची गई जिसका नाम है संसद का विशेष सत्र, और उसमें भी स्पेशल सस्पेंस बरकरार करने की कोशिश की गई, रखने की कोशिश की गई। लेकिन क्या मोदी और बीजेपी के सस्पेंस का खेल होगा फेल? एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस इस बार देगी बीजेपी को बड़ी मात? क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख कल 2-2 बैठक कर रही है, 7 तारीख बहुत बड़ी बैठक है, पूरे देश में पहली एनिवर्सरी है भारत जोड़ो यात्रा की, और 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उधर तेलंगाना में हुंकार भरने की कोशिश, CWC की बैठक। तो कांग्रेस की तैयारियां और उधर बीजेपी में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सब जगह फूट की खबरें आ रही हैं। आखिर जा किधर रहा है इस देश का जो मिजाज है, वो किस दिशा में खुद को, हमको, आपको, सबको लेके जा रहा है, समझते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, बहुत कुछ है इस झोली में। देखिए इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही। स्वामी जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ कांग्रेस के ये बार बार इसमें एक डेट और जोड़ देता हूं, 15 सितंबर, जब ED साहब जो हैं, ED के डायरेक्टर, वो रिटायर होंगे, उनको लेकर भी खबरें खूब हुई। तो बहुत ही, और उससे पहले राहुल गांधी की विदेश यात्रा भी है,
नीदरलैंड में वो 10 तारीख को है राहुल गांधी। नीदरलैंड्स में जो कुछ होना है उसकी खबरें आ चुकी हैं, चार्ट तैयार है कि क्या क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। उसके अलावा मोदी जी जन्मदिन भी मना रहे हैं। तो 18 यानी 22 तारीख तक देख लें तो कल से लेकर 22 तक। हाँ, एक बात और जोड़ देता हूँ, 9 और 10 तारीख को G20 की बैठक है और दिल्ली में लॉकडाउन के हालात हैं। प्रेस क्लब से लेकर के तमाम जो जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं सब बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन डिलीवरी बंद है, सब कुछ बंद है। तो ये है सितंबर का महीना प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। इस सितंबर के महीने में सब कुछ इतना हैपनिंग, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग विथ बीजेपी दिखाई दे रहा है। कुछ गड़बड़ है बीजेपी के साथ, परेशानी में बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी के जेपी नड्डा साहब भारत माता की जय कहने से भी परहेज करने लगे हैं मंच से। तो क्या कुछ हो रहा है इस देश में, क्यों बीजेपी इतनी परेशानी में है और क्यों उसके बाद इधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी मीटिंग करते हैं, उधर सोनिया गांधी अपनी मीटिंग करती हैं। अभी सोनिया गांधी आई हैं, हॉस्पिटलाइज थी, आपको पता ही है। कितना परेशान करेंगे ये बीजेपी को। देखिए राजीव जी, जो आपने वीडियो दिखाया जिसमें राहुल जी ने अडानी जी का नाम लिया और दूसरी रिपोर्ट में एक और भक्त पूंजीपति समूह का भी पर्दाफाश हुआ, वेदांता का। और आप ये देखिए कि जितने भी भक्ति समूह के पूंजीपति हैं और उनके गोलमाल के बीच में किस प्रकार का आपस में तारतम्य है। अच्छा, एक घटना राजीव जी और घटी, आपने देखा हरीश साल्वे साहब की तीसरी या चौथी पता नहीं कौन से नंबर की शादी हुई और उस शादी में जानते हैं मौजूद कौन था? वो आदमी मौजूद था ललित मोदी, जो देश का भगोड़ा है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और विधि के इतने बड़े जानकार और इतने बड़े सलाहकार और पुराने सॉलिसिटर जनरल की शादी में ललित मोदी मौजूद थे। अब आप सोचिए, गठबंधन देखिए किस प्रकार का है। इसका मतलब यह है कि जहां अडानी जी तो वहां जाते हैं जहां प्रधान सेवक जाते हैं और एक्स सॉलिसिटर जनरल जो कि विधि सलाहकार हैं सरकार के, उनकी शादी में आता कौन है? देश का भगोड़ा। दूसरा आप देखिए G20 का जिस प्रकार का संरचना हो रही है। हमारे देश की हमेशा ये नीति रही कि हम दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में एक बैलेंस बनाएंगे और अपने को बीच में रखेंगे, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमने किया, रूस से उसका फायदा उठाया। आप ये देखिए, रूस के भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे, चीन के भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से उन लोगों पे डिपेंडेंट हो गए हैं जो नाटो ग्रुप है। और नाटो ग्रुप ने जिस प्रकार से यूक्रेन को धोखा दिया है और आपने अपने सारे पड़ोसियों से दुश्मनी बना ली है। तो इसका मतलब जिस प्रकार से आपने देखा जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने तेजस्वी प्रधानमंत्री के अभिभाषण का बहिष्कार किया चीन के राष्ट्रपति को, जिसने इतना ज्यादा सदाशयता दिखाई थी। मेरे प्रधानमंत्री ने उनको अपने हाथ से चाय पिलाई थी और झूला झुलाया था। तो देखिए, इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और राहुल गांधी ने एक और बात राजीव जी जो कही, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इस समय मंच पे वो लोग बैठे हैं जिनके पास 60% वोट है। राहुल गांधी भी वही गलती कर रहे हैं जो सारे विश्लेषक कर रहे हैं। ये 2014 और 19 के इलेक्शन के आंकड़ों पे भरोसा कर रहे हैं। आज के तारीख में जो ये मुंबई के अंदर मीटिंग हुई, इसके अंदर जो मंच पे लोग बैठे थे उनके पास 70% वोट हैं। 7-8% वोट वो लोग हैं जो एनडीए और इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, बाकी 20 और 22% वोट एनडीए के पास हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये परेशान है, ये जो पर्दाफाश हो रहा है और जिस प्रकार से हमने एक प्रकार से अपने को उस लॉबी की तरफ धकेल दिया है और अपने पड़ोसियों से हमने अपने संबंध खराब कर लिए हैं। तो ये जितनी भी राजनीतिक गलतियां, आपने उमा भारती जी का स्टेटमेंट सुना। उमा भारती जी ने कहा कि मुझे बुलाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। उधर आप वसुंधरा राजे को देखिए। इसका मतलब यह है कि जो नारी शक्ति है, जिस नारी शक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 का चुनाव जीती थी, उस नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक उमा भारती और वसुंधरा राजे आज जो हैं बिल्कुल बीजेपी से नाराज हैं और वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं कि वो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं। तो इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार की हमने कल डिस्कशन किया था, जो इन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के संबंधों के बारे में उल जलूल
टिप्पणियां की और ट्वीट किया, उससे नारी जगत और देश की 50% जनसंख्या इतनी ज्यादा परेशान है और इतनी ज्यादा आहत है कि वो इनसे ऊब गई है। उनको लग रहा है ये वो संगठन है जिन्हें नारी सम्मान का, महिला सम्मान का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इनकी राजनीतिक इतनी। और राजस्थान में इनकी जो मीटिंग हो रही है, राजीव जी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की मीटिंग हो रही है, उनका क्या हश्र हो रहा है। वहीं पे उनके एक्स मिनिस्टर कैलाश मीणा जी अपने आज के कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, उनको किस प्रकार के भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। और ये कैलाश मीणा साहब वो हैं, वसुंधरा राज्य के खासम खास आदमी हैं। तो इसका मतलब ये है, जो बात मैं हमेशा से कहते आया, बाकी आपके पैनलिस्ट कहते आए, भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन के 2 महीने पहले भीषण टूट होने वाली। 2 महीना पहले भीषण टूट होने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। इधर दो बातें आप इंपॉर्टेंट कह रहे थे। एक, हरीश साल्वे जी का नाम ले रहे थे आप। हरीश साल्वे आप जानते हैं कि वो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, और उन्होंने तीसरी शादी की है। और उनकी तीसरी शादी में जो देश का सबसे बड़ा भगोड़ा है ललित मोदी, वो और कुछ एक और भी ऐसे लोग थे जो संदिग्ध हैं, ये लोग थे। तो और हरीश साल्वे आज ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी, उसमें रखा गया है। तो आपके जो तार हैं वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं एक ही डैशबोर्ड के, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस डैशबोर्ड से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम हटा लिया है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ उमा भारती की कर रहे थे स्वामी जी। उमा भारती को नहीं बुलाया गया भाजपा के ही कार्यक्रम में, और जब वो उनको नहीं बुलाया गया तो वो बहुत दुखी हुई। वो कहती हैं कि 2004 के चुनाव में 2003 के चुनाव में, जो मध्य प्रदेश में 2003 का चुनाव हुआ, वो चुनाव मेरे दम पर बीजेपी लड़ी थी और मैं जीत करके लाई। और उस समय वो मुख्यमंत्री भी बनी थी, आपको याद होगा। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था उमा भारती को। फिर बाबूलाल गौर बने थे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद आए शिवराज सिंह चौहान, और जो अभी तक टिके हुए हैं, बीच में 18 महीने के लिए नहीं थे। कमलनाथ आए और कमलनाथ की सरकार को गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार वहाँ बनवा दी फिर से। सवाल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इंपॉर्टेंट हैं या उमा भारती इंपॉर्टेंट हैं, ये सवाल कर रही हैं वहाँ उमा भारती, इसलिए वो परेशान हैं और अब वहाँ फूट दिखाई दे रही है। ऐसे ही हाल आप देख चुके हैं राजस्थान में। तो राजस्थान हो कि मध्य प्रदेश हो कि छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया, वरिष्ठ आदिवासी नेता पहले ही साय साहब जो हैं वो जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है अंदर खाने में बीजेपी में। लेकिन क्या ये दिखाने के दांत और खाने के दांत हैं? हाथी के दिखाने वाले दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। तो जो दिखाने वाले दांत हैं वो दूर के ढोल सुहावन टाइप के दिखाई दे रहे हैं, वहाँ सब कुछ गुडी गुडी दिखाई दे रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाजपा तो बल्ले बल्ले है भाजपा के। लेकिन अंदर खाने अगर झांक के देखिए, जो इस कार्यक्रम के जरिए हम चीड़फाड़ कर रहे हैं, तो देखिए तो लगता है कि नहीं, डब्बा गोल है। और जैसा यहाँ बता रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो डब्बा और भी गोल दिखाई देता है क्योंकि तैयारियाँ ज़बरदस्त हैं। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, तैयारियों में देखिए, ये सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना, इंपॉर्टेंट महीना, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो बहुत कुछ चल रहा है वो और कितना परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में इवेंट्स बहुत सारे हैं और इन इवेंट्स के साथ साथ परेशानियां बीजेपी की बहुत सारी दिखाई दे रही है। चाहे चीन के राष्ट्राध्यक्ष की बात हो, चाहे रूस के राष्ट्राध्यक्ष की बात हो। बाइडेन साहब आ रहे हैं तो कई शर्तों के साथ आ रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए इसी महीने में मोदी जी का जन्मदिन भी है और 18 से 22 तक सस्पेंस बरकरार है। जी राजीव जी, घटनाएं तो देखिए बहुत हैं, इवेंट जिसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 2-3 इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे दिख रहा है कि हैदराबाद में वर्किंग कमेटी को ले जाना। और ये बड़ा कम होता है, वर्किंग कमेटी आमतौर पे दिल्ली में होती है, तो वर्किंग कमेटी को हैदराबाद में ले जाना, जहाँ चुनाव है, तेलंगाना की राजधानी में ले जाना, ये एक बड़ा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। ये उतना ही पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है जितना मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक करना।
और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस का मैं कहूँगा कि अच्छी रणनीति है कि किस तरीके से चुनाव वाले राज्य में हलचल मचाई जाए। भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश में, उसकी चर्चा तो प्रकाश जी करेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी वो मध्य प्रदेश को देख रहे हैं करीब से, लेकिन वहाँ भगदड़ काफी मची हुई है। देखिए बीजेपी क्या करती है कि बहुत जल्दी कूद जाती है किसी डिबेट में, और उस डिबेट में कूद कर कुल मिला के नुकसान होके वो निकल रही है। कुछ एक वक्त होता है कि जब आप कुछ भी करते हैं आपको फायदा होता है, अब आप जो भी कर रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने देखिए पिछले 2-3 दिन में क्या किया कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को राष्ट्रीय नेता बना दिया, और उस डिबेट में ये कूद गए। और उस डिबेट में धीमे धीमे क्या हो रहा है, जो कि 1-2 दिन में एकदम पुख्ता हो जाएगा, कि सामाजिक न्याय की एक नई डिबेट चालू हो रही है। वन नेशन वन कास्ट की बात हो रही है, और ये जो एक नया डिबेट चालू हो रहा है, ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पे, बीजेपी के वोट बैंक पे अच्छा खासा सेंध जो है वो मारेगा। इसलिए मारेगा क्योंकि इनके जो वंचित समाज के जो नेता बीजेपी के हैं, वो कभी भी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, वो आरक्षण की बात नहीं करते, वो कभी ये बात नहीं करते कि कितना आरक्षण जो है वो सरकार खत्म कर रही है। मराठा आरक्षण की अभी आप बात कर रहे थे, मराठा आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया उसके खिलाफ? यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एक संस्था, जो कि आरक्षण विरोधी संस्था है। इसी यूथ फॉर इक्वालिटी की पिटीशन थी बिहार के जातिवार सर्वे पर, जिसमें सरकारी वकील कूद गए थे और बाद में एफिडेविट दिया दबाव में, और फिर एफिडेविट को वापस भी लिया। तो ये बहुत जल्दी किसी चीज में कूदते हैं, और उसका बहुत लंबे समय तक का जो आकलन है वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर, जिस तरीके से मैं बयान देख रहा हूँ, चीज़ें घटनाएं जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, सामाजिक न्याय और जातिवाद का मामला बहुत बढ़ने जा रहा है। इस नई डिबेट में जो इन्होंने स्टालिन के बेटे को घेरने के चक्कर में बना दी और कांग्रेस को घेरने के चक्कर में बना दी। दूसरा देखिए कि एक और घटना में कूद गए जिसकी चर्चा आपने की, कि संसद का नया सत्र है। कोई एजेंडा अभी तक नहीं आया कि बिल कौन से आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस क्या है, प्रस्ताव क्या होंगे, उसमें कुछ नहीं पता। और उसमें एक शिगुफा छेड़ दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन का। कमेटी बनी, कमेटी में एक भी व्यक्ति दक्षिण भारत का नहीं है। राज्यों ने बोलना शुरू कर दिया, जिसकी चर्चा आप लोगों ने मुंबई में ही की थी कि देखिएगा इसको राज्य नहीं मानेंगे। तो राज्यों ने विरोध इसका अभी से शुरू कर दिया, और ये हो सकता है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जहां ये सत्र होगा, विशेष सत्र, उस नई बिल्डिंग में ये बिल प्रवेश ही ना कर पाए। तो कुल मिला के ये कि राजीव जी की बहुत जल्दी कूद रहे हैं। G20 को लेकर मैं अभी से कह दूं कि देखिए कि पहला G20 शुरू होने से पहले सेटबैक हो गया कि रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष आपके नहीं आ रहे, यानी कंसेंसस नहीं होगा। पश्चिम की बहुत बड़ी मांग है, जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे, यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन को लेकर 2 बार यहाँ पे कोशिशें हुई, और दोनों बार वो कोशिशें रूस और चीन के दबाव में यूक्रेन पर साझा प्रस्ताव नहीं आ पाया। अमेरिका और पश्चिमी देश अगर खाली हाथ लौटेंगे, जिसकी मुझे आशंका है कि वो खाली हाथ लौटेंगे, कि कंसेंसस यूक्रेन पे इस बार भी मुश्किल है बन पाना। और अगर कंसेंसस नहीं बना, अगर वैसी बात नहीं हुई जैसी कि बाली में हो गई थी,
तब मोदी साहब की जो पूरी G20 को लेके हाइप था, उसमें स्विच हो जाएगी कि दो कैंप तो आपके आ नहीं रहे और तीसरा कैंप आ रहा है, वो नाराज होके जाएगा। तो ये कुल मिला के ये कि जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं बहुत बड़ी खामी है, और वो खामी का एक रीज़न जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ वो यही है कि मोदी साहब का जो सलाहकारों का मंडल है वो बहुत श्रिंक हो गया है, बहुत संकुचित हो गया है। वो ना रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द वो सब चीज़ें घूम रही हैं, और आप देखिएगा कि ये चीज़ें धीमे धीमे इनके खिलाफ जाती जाएंगी। धीरे धीरे खिलाफ जाती जाएंगे। लेकिन शकील अख्तर जी, ज़रा आपसे समझो, तैयारियां क्या हैं कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस जो है अब इस बात को समझने लगी है कि चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि दो चीज़ें जो हैं वो अगर कांग्रेस कर ले, अपोजिशन कर ले, तो उसको बहुत लीड मिल जाएगी। एक, विधानसभाओं के चुनावों पे पूरा ध्यान देना, और दूसरे विपक्षी एकता जी। अब ये दोनों काम होने लगे हैं। हैदराबाद में जो अपनी CWC की पहली मीटिंग कर रही है, नए अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे जी ने पहली CWC ये बनाई है, और इसकी ये पहली मीटिंग है, और ये कार्यक्रम 3 दिन का है। आज जो वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो आपने आज दिखाया अभी, जयराम रमेश वेणुगोपाल ने, वो इसी पे केंद्रित थी पूरी की पूरी। CWC क्या होगी, कैसे होगी, इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी होती नहीं है, लेकिन ये इसीलिए थी कि तेलंगाना में चुनाव है, और तेलंगाना में चुनाव करके वो न केवल अपनी CWC करेंगे बल्कि वह एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भी करने जा रहे हैं। और उसके बाद अभी तक मुंबई के बाद नेक्स्ट बैठक कहाँ होगी इंडिया की, ये भी डिसाइड नहीं है। हालांकि अलग अलग नेता अलग अलग जगह बता रहे हैं। सुप्रिया सुले ने उसके लिए दिल्ली का नाम बताया, किसी ने कहीं और का नाम भी दिया। लेकिन अगर कांग्रेस अपने सहयोगियों से बात करे और इंडिया की अगली मीटिंग हैदराबाद में कर ले, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जी। KCR पे बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा कि देखिए, लोकसभा के लिए हमारे साथ आने को तैयार हो जाइए, विधानसभा आप अपने हिसाब से लड़िए, कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ेगी, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, विधानसभा में किसी को कोई दबाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जब विधानसभा ख़त्म हो जाए चुनाव आपका, तो लोकसभा में हमारे साथ आइए, और अगर नहीं आते हैं तो ये जो हैदराबाद आए हुए दल हैं हमारे 28, 30, 32, पता नहीं उस दिन तक कितने हो जाएं, इन सब से आपको लड़ना पड़ेगा। ये KCR पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा जी। तो इसलिए इंडिया को अपनी नेक्स्ट मीटिंग जो है हैदराबाद जाके ही करना चाहिए। अभी आप जो फ़ोटो दिखा रहे थे मुंबई का जी, तो सब देख रहे थे कि कितने नेता इकट्ठे हुए हैं। इतने नेता कि उनके फ़ोटो ऑप के लिए खड़े होने की जगह नहीं है। खुद राहुल गांधी को तिरछे होकर खड़ा होना पड़ रहा है। बड़े बड़े नेता जो हैं उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। वो देखिए, आप यहाँ पे सीताराम दबे हुए खड़े हुए हैं वहाँ पे, और अभी ये देखिए बताने आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा सीधे हो जाइए, जगह हो जाए तो राहुल थोड़े से क्लियर हो जाए। राहुल को टेढ़े खड़े होना पड़ रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में, बशर्ते कि इसको जो है आप तो दिखाते हैं, बाकी लोग भी अगर दिखाना शुरू कर दें और बताना शुरू कर दें तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इतना नेता एक साथ इकट्ठा हुआ है। और जो राहुल गांधी वहाँ कह रहे थे कि 60% भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारे स्वामी जी जो हैं वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं 60 का नहीं करता बल्कि 70 का करता है। निश्चित रूप से ये 60 और 60 से ज़्यादा का करता है, इसलिए कि राहुल की आदत है कि राहुल चीज़ों को थोड़ा सा कस के बोलते हैं। बड़ा चढ़ा के तो वो बिल्कुल बात को करते ही नहीं हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसलिए अगर राहुल 60% कहते हैं तो वो इससे ज़्यादा ही होगा। तो ये जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो कह रहे हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, तो ये सारी की सारी तैयारियां बाकी सब आपने बताई दी कि कल सोनिया जी भी मीटिंग कर रही हैं, खड़गे जी भी मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो है यूरोप की यात्रा पे जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। ब्रिटेन, अमेरिका और फिर यूरोप। इसका मतलब ये है कि करीब करीब जो है
पूरी दुनिया कवर हो रही है जी। और वहाँ पे ये मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक नेता इस तरह से उभर रहा है जो सबसे बात कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, थिंक टैंक से बात कर सकता है, लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है, और एक दो सवाल नहीं, 50 सवालों के जवाब जी। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। दूसरी तरफ जो आप कह रहे थे कि G20 की बैठक में जो बंद होने के बाद, तो अभी जो मीडिया सेंटर है उसके बंद करने के भी आदेश आ गए। अब पत्रकार जो है मीडिया सेंटर में बैठ के अपनी खबर लिखता था, फोटोग्राफर वहाँ से अपना फ़ोटो पहुँचाता था, कैमरामैन अपनी फीड पहुँचाता था। अब कहाँ से पहुँचाएंगे जाके? अगर आप मीडिया सेंटर बंद कर दोगे, जो वर्किंग स्टेशन है उसका नाम है मीडिया वर्क स्टेशन, जहाँ जाके हम काम करते हैं, बिल्कुल सेंटर में है वो जी बिल्कुल। और शास्त्री भवन के बिल्कुल पास है, होटल मैराडोना के बिल्कुल ली मेरिडियन के ली मेरिडियन से लगा हुआ है, तो वो बंद हो जाएगा। तो पीआईबी का जितना जर्नलिस्ट है सारा का सारा वहीं से काम करता है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल सब जर्नलिस्ट वहीं जाता है। तो ये जो आप लगातार हर चीज़ बंद करते जा रहे हो, उससे कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा ना। दूसरा, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम मणिपुर गई थी, उसमें से उसके फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, वो 3 मेंबर्स के खिलाफ आपने एफआईआर लॉन्च कर ली जी। एडिटर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट के खिलाफ आपने एफआईआर लॉन्च कर ली। किस लिए? शूट द मैसेंजर। वो वहाँ पे ये पता लगाने के लिए गए थे कि क्या है। अरे G20 के लोग आएंगे तो वो देखेंगे ना, वो तो पहले ही सारे लोग बोल चुके हैं, अमेरिका बोल चुका है, यूरोपियन यूनियन बोल चुकी है कि क्या हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। आप उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो जो लोग वहाँ पे मेल मिलाप करने के लिए जा रहे हैं, जानकारी करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए जा रहे हैं, आप उन पर एफआईआर कर रहे हो। तो क्या ये मैसेज जाएगा नहीं? हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों की संस्था कौन सी है? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सबसे प्रेस्टिजियस, उसके लोगों पे आपने एफआईआर कर ली। तो ये सारे के सारे मैसेज जो हैं घबराहट के हैं, पैनिक रिएक्शन है। सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दूसरा जो इसी तरह की एक बात है, वो छोटी सी बात हम और बता दें कि आपने जो अभी हरीश साल्वे का जिक्र किया, तो यहाँ पे विजय जी भी हैं, उन्हें मालूम होगा मध्य प्रदेश में कानून आया था जब डाकू समस्या बहुत ज़्यादा थी कि डाकुओं को शरण देना, सहायता देना, संरक्षण देना और उनकी किसी भी तरह से मदद करना और संपर्क करना, वो भी गैर जमानती अपराध है। जो भी आदमी वांटेड है, उससे अगर कोई मिलता है, शरण देता है, उसको बुलाता है, उसके साथ शामिल होता है, क्या कर रहे हैं हरीश साल्वे जी? हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बड़ी कमेटी, क्यों सबसे बड़ी कमेटी क्यों? पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, आज तक नहीं बनी कभी भी जी। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, उससे बड़ी कमेटी कोई हो नहीं सकती। अब अगली जब कमेटी इससे बड़ी बनेगी तो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में बनेगी संयुक्त, उसमें तो हो सकती है, शायद बन जाए वो भी कभी। तो उसके मेंबर हैं हरीश साल्वे जी, और वो किसको बुला रहे हैं वहाँ पे? ललित मोदी को जी। इसका मतलब ललित मोदी अपराधी नहीं है, वांटेड नहीं है, पैसा लेके भारत से नहीं भागा है वो, उसके ऊपर केस नहीं है, उसको कैसे बुला लिया? अब राहुल गांधी ने जो कहा था वो क्या गलत कहा था ललित मोदी के बारे में जी? तो राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए आप उसको अपनी महफिल में बुला के जाम से जाम टकरा रहे हैं। पूरा वीडियो है वो तो जी, शादी का पूरा समारोह हो रहा है वो तो। ये तो बिल्कुल ही हद है कि हरीश साल्वे जो इतने बड़े वकील माने जाते हैं, सरकारी वकील जो हैं, वो उसको बुलाते हैं कि जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है, हिंदुस्तान का अपराधी है, हिंदुस्तान के बैंकों से पैसा लेके भागा है। मतलब अंदर खाने चल क्या रहा है वो कैमरे पे आ चुका है और लोग देख चुके हैं। हरीश साल्वे साहब जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, और वो अगर ललित मोदी को अपने घर अपनी शादी, तीसरी शादी की पार्टी में अगर बुलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो छन छन के बाहर निकलता है, लेकिन अंदर की दीवारें जो हैं इतनी ज़्यादा धड़क चुकी हैं कि अब परेशानी बढ़ती जा रही है। ज़रा आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी,
मध्य प्रदेश में तो ऐसे ही दरकी हुई दीवारें दिखाई दे रही हैं बीजेपी की बहुत ज़्यादा, और आप चूंकि वहां हैं इसलिए आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। ज़रा बताइए कि उमा भारती जी इतनी नाराज़ क्यों हो गई? कहती हैं कि उसको मैं भतीजा मानती हूं लेकिन उसको बुलाएंगे, मुझे नहीं बुलाएंगे। आइए वो कौन है मैं बता दे रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आखिर क्या हो रहा है? मजेदार बात है राजीव जी, मध्य प्रदेश में आजकल जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं। ये जन आशीर्वाद यात्राएं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए है या उनको आशीर्वाद देने के लिए है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि जितने बड़े बड़े रथों पे ये यात्रा निकल रही है, जो 230 में से 211 विधानसभा सीटें कवर करेगी, तो बीजेपी को लगता है कि इस तरह की यात्राओं से लोगों को भरमा लेंगे, लोग प्रभावित हो जाएंगे और बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद कांग्रेस के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने कहा कि उमा भारती बहुत अच्छी नेता है, बड़ी नेता है, लेकिन उनकी जो उपेक्षा हो रही है वो ठीक नहीं है, वो हमेशा सच बोलती है। तो कांग्रेस का नेता अगर उमा भारती की तारीफ कर रहा तो ये बात सोचने लायक है। और ये बात उमा भारती ने कोई गलत तो बात कही नहीं। दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को उन्होंने अपने अकेले के बूते पर उखाड़ फेंका था, और न केवल उखाड़ा, उन्होंने सरकार को 3/4 सीटें जीती थी। उसके बाद उतनी सीटें कभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं मिली। तो उमा भारती की घोर उपेक्षा, और उपेक्षा कैसे कार्यक्रम में, यह भी बड़ी विचित्र बात है। राजीव जी, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई भी बड़ा नेता, जिले का दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में नहीं आता। लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा नेता जो लोग जा रहे हैं वो है महाराज बीजेपी के। नाराज बीजेपी के लोग तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन जो महाराज बीजेपी के लोग हैं वो सीधे वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो उम्मीदें थी, उन्हें लगा था कि हम बीजेपी में जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा धंधा चलेगा, हमारी प्रतिष्ठा होगी, वैसा हो नहीं रहा। तो लगातार निराश हैं। इंदौर के एक बड़े नेता भंवर सिंह शेखावत, वो भी चले गए। दीपक जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री और जनसंघ के संस्थापक थे, उनके पिता कैलाश जोशी, वो बीजेपी छोड़कर चले गए। खास करके चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के बहुत सारे नेता, जो लगातार एक लंबी फहरिस्त है, कोई 3 दर्जन नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। कांग्रेस से भी बीजेपी में आए, पर वो 10-12 ही हैं। और सवाल यह कि बीजेपी में जो विद्रोह का डंका बज रहा है, लोगों को ये लगने लगा कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में तो शायद ही जीते। और जिस तरह लाडली बहना का मुद्दा उठा रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि किस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। और कांग्रेस का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई, ये बात भी छुपी नहीं। लेकिन जो कर्जा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लिया है, उस कर्जे को चुकाने में मुझे लगता है कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उसको कैसे निपटेगी। अब जो बात आप कर रहे हैं, जो बात शकील जी कह रहे हैं और प्रशांत जी कह रहे हैं, दरअसल बीजेपी के पास जो कुछ भी है वो पिछले चुनाव में इतनी जबरदस्त सीटें लोकसभा में कि उसको मध्य प्रदेश क्या किसी भी राज्य में कोई उम्मीद करना, बीजेपी को उम्मीद नहीं कर सकती। अब बीजेपी को नीचे ही जाना है, ये बात तय है। अब गुजरात की 26 में से 26, हरियाणा की सभी, झारखंड की सभी, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड इनकी सभी, यूपी की 64, बिहार की 39, मध्य प्रदेश की 28, छत्तीसगढ़ की 10, इतनी सीटें कैसे मिलेगी? बीजेपी को पता है कि 2024 के चुनाव में उसे नीचे ही जाना है। और बीजेपी जो कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में, उसकी कोशिश ये है कि अगर यहाँ सरकार बनी रही तो शायद लोकसभा की सीटों में उसकी इज्जत थोड़ी बची रहेगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने जो योजना बनाई, रणनीति बनाई, उससे बीजेपी बहुत खौफ खाई हुई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये थोपा नहीं गया कि राहुल गांधी ही होंगे, कोई चीज थोपी नहीं गई है इंडिया अलायंस में। इतने डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें सामने आ रही है कि बीजेपी में इस चीज की बीजेपी या एनडीए में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप जानते हैं 2019 के बाद एनडीए तो कुछ है ही नहीं। एनडीए बीजेपी ही है, और बहुत चंगू मंगू टाइप कुछ एक दल है, तो उनकी कोई स्थिति नहीं। तो मध्य प्रदेश में पूरी स्थिति जो है
बीजेपी इवेंट पर इवेंट करती जा रही है, और ये इवेंट तो 3 हफ्ते तक चलने वाले हैं। तो बीजेपी को लगता है रथ यात्राएं, जनसंपर्क यात्राएं, जन आशीर्वाद यात्राएं, इसी के भरोसे है। जनता के मुद्दे उठाने में वो नाकाम रही है, और लगता है कि बीजेपी इस खौफ में है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस आगे आ रहा है, इससे उनका अंजाम क्या होगा। मध्य प्रदेश में अमित शाह डेरा डाले हुए हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे बनाने वाले हैं, किसी न किसी बहाने आते जाएंगे और सरकारी सत्ता का, सरकारी प्रभाव का पूरा उपयोग करेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रभावित हो। राजीव जी, विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने का खेल जो है वो चल रहा है, और खासकर जो सत्तारूढ़ दल है वो इसका लाभ इसलिए भी क्योंकि सरकारी पैसे का जो सदुपयोग उनके हिसाब से, दुरुपयोग हमारे हिसाब से, क्योंकि पैसा जनता का है और आप उसका दुरुपयोग इस हिसाब से करते हैं कि आप अपनी पार्टी की किस्मत को चमकाने के लिए आप इन खजानों में से पैसे निकाल करके, और चाहे विज्ञापन में हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा में हो या और रैलियों में हो, उसमें खर्च करते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या आपकी सत्ता जो है वो बरकरार रहेगी? 2018 में मध्य प्रदेश की क्या हालत थी आपको पता है। वहाँ कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दगाबाजी की, बीजेपी में चले गए कांग्रेस को छोड़ करके, और उसके बाद आज की परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं कि वहां 3 गुट है। एक गुट शिवराज सिंह का गुट है, जिसे शिवराज गुट कहते हैं। एक गुट जो है नाराजियों का है, या जो नाराज हैं वो उनका है। और तीसरा जो अभी कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराज गुट, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस एरिया में, चंबल एरिया जो उनका एरिया है, ग्वालियर चंबल का एरिया, महाराज कहा जाता है। तो महाराज गुट, तो महाराज गुट के लोग क्यों छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोड़ के ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो कई सैकड़ों हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आ रहे हैं। और ये काफिला जो है वो भी बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि देखिए हमारे साथ इतना दल बल है। एक गाड़ी में अगर 5 लोग बैठे हैं और 1000 गाड़ियों के काफिले में आ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि 5000 लोग तो ऐसे आ गए साथ में। तो इस तरह लोग बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या बीजेपी बिल्कुल दलदल में जो फंसना होता है वो फंस चुकी है? और क्या यहां से कांग्रेस, हमारे एक साथी हैं जावेद इकबाल जी, वो लिख रहे हैं कि 80% लोग, जो राहुल गांधी कह रहे हैं 60%, वो कह रहे हैं 80%, 80% विथ इंडिया, 10% विथ बीजेपी एंड 10% विथ आर स्टिल कंफ्यूज्ड। 10% लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, 10% लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं इस देश के, और 80% लोग इंडिया के साथ हैं, जिस गठबंधन की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जरा आना चाहता हूं, पहले एक कमेंट अमलेंदु जी का ले लें, फिर सिंह साहब के पास आता हूं। अमलेंदु जी, ये 80 हो, 70 हो, 60 हो, गिनती 60 से शुरू होती है, क्या यहीं से परेशानी है? आप इंडिया कहिए, घमंडिया कहिए, क्विट इंडिया कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन यहाँ परेशानी में बीजेपी दिखाई दे रही है। और अभी तक ये भी नहीं पता कि 18 से 22 तक होने क्या जा रहा है। अगर विशेष सत्र बुला रहे थे आप, तो आपको बताना तो चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि हाँ, इस सत्र में होना क्या है। स्पेशल सत्र आप बुला क्यों रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आप सामने लाते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या आज की तारीख में करवा सकते हैं आप इस देश में? एक बड़ा सवाल है। 140 करोड़ की जनता के बीच आप एक उपचुनाव या एक चुनाव, नॉर्मल चुनाव करवाने में कई फेजेस में जाते हैं। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं। जरा उन सवालों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं, आपसे समझूं कि क्या इंडिया एक मजबूत गठबंधन यहां दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ अभी सामने है, जिसमें मध्य प्रदेश का चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जिसमें राजस्थान का चुनाव है, ये तीनों चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के सामने है। इसलिए भी बीजेपी की हालत यहां समझनी होगी। जरा आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या कुछ आप देख रहे हैं राजस्थान में, क्या कुछ देख रहे हैं मध्य प्रदेश में खासकर, और क्या कुछ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और इस हिसाब से कांग्रेस की तैयारियां कहां दिखाई देती हैं आपको, कहां किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं? इस समय मजबूत गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानियां इंडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा हैं, और ये परेशानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी साफ देखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री के जो लगातार वक्तव्य आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की सोशल मीडिया पे हरकतें दिखाई पड़ रही हैं,
उससे भी ये साफ मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो बेचैनी जो है वो एक तरह से काया बदहवासी में बदलती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी परेशान तो निश्चित तौर पर है। अब जहां तक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिंतित क्यों है और चिंतित है कि नहीं और सरकार बनाने की क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है कि सरकार नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तब भी चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं, ये सरकार तो मोदी जी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है अगर सरकार नहीं बनती है केंद्र मोदी जी की? अगर सरकार जाती है तो मोदी जी की जाएगी और बनती है तो मोदी जी की बनेगी। तो मुझे लगता है कि भारत की कोई समस्या नहीं है कि मोदी जी की सरकार जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जो है बिल्कुल निश्चिंत है। उसमें सब मोदी जी को सारा कुछ आप ही करते हैं, सब कुछ करता धरता आप ही है, सब कुछ करने वाले आप ही हैं, तो आप ही निपटिए सारी चीजों से। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? तो बाकी लोग भी सब जो है एकदम निश्चिंत हैं, एकदम आराम से जो सब हैं एकदम। अब जो करना है वो प्रधानमंत्री को ही सब मिला करके करना है। लेकिन राज्य पार्टी अब चुकी है और प्रधानमंत्री भले ही जो उसको गवर्न करते हो, प्रधानमंत्री उसके जो है सर्वे सर्वा हो अनधिकृत तौर पे, चूंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के, अध्यक्ष तो नड्डा जी हैं, तो पार्टी तो नड्डा जी की है, लेकिन फिर भी जो है वो परेशानी और चिंता जो है वो तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर होती है, स्वाभाविक होती है कि अब मोदी जी का प्रधानमंत्री है तो कहे तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री जाएंगे। अभी तो कहीं नहीं जाएंगे कि मोदी जी के प्रधानमंत्री तो है, तो भाजपा के प्रधानमंत्री। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां जो है वो बढ़ी हुई। अब सवाल ये है कि जो राज्यों के चुनाव है राजीव जी, खासतौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, तो मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश की जो चर्चाएं भी ज्यादा हो रही है, मुझे लगता है इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशानी में निश्चित तौर पे है। और वहां उनकी जो मुझे लगता है यहाँ से, हालांकि प्रकाश बैठे वो अच्छे से बताएंगे कि वहां कांग्रेस जो है वो सांगठनिक तौर पर काफी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई गुट हैं और सब जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ से बैठ करके, जो दिल्ली में बैठ करके देखा समझा जा सकता है। और इसलिए अमित शाह जी जो परेशान है, वहां बार बार पहुंच रहे हैं, मणिपुर जाने का समय नहीं निकल पा रहा है उनको, लेकिन पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में जाकर के। तो ये परेशानियां हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की, उनकी परेशानियां मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़ती जाएंगी। और ये बात निश्चित तौर पर सही है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि 60% इंडिया बैठा हुआ है, तो 60% 2019 का था, 2024 में वो काफी ज्यादा आगे होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है। अब जहां तक सवाल है कि वो सरकार बना लेंगे निश्चिंत है, वन नेशन, तो 19 लाख ईवीएम जो किस दिन काम आएंगी? तो हो सकता है इसके भरोसे बैठे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, 19 लाख ईवीएम काम में आएंगी। तो अभी हो सकता है राजीव जी, अब तो ये उनकी रणनीति के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी तैयारियां क्या की हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है। देखिए इतनी सारी चीज़ें, इतने घटनाक्रम इस तेज़ी से इस कदर हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा भी बनती है और साथ साथ बहुत सारे सस्पेंस भी हैं जिससे पर्दा उठाने की कोशिश भी हमें करना चाहिए। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। सिंह साहब आपके पास सीधा आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इस सितंबर के महीने को? चलिए सितंबर के महीने से ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखा जाए पॉलिटिकली, अगर देखा जाए तो ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है इस देश की जो हालत आज की तारीख में है उसके लिहाज से? बिल्कुल, ये सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। 1 सितंबर से ही सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर की याचिकाओं पर अपनी सुनवाई शुरू की है। वो सुनवाई लगातार चल रही है। आज 15वें दिन की सुनवाई समाप्त हुई है। अब तक जो बयान आए हैं, मतलब जो तर्क दिए गए हैं, जो दलीलें आई हैं और जो अदालत का रुख है, वो बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पर ये आ रहा है कि संविधान संशोधन के दिए गए नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, किसी की मन मर्जी से नहीं। बहरहाल फिलहाल अभी बहस चल रही है, लेकिन इस मामले में जो सवाल उठाया गया था वो जम्मू कश्मीर को लेकर कि आप उन्हें राज्य का दर्जा कब देंगे, और दूसरा सवाल था कि क्या आप किसी भी राज्य को विभक्त कर सकते हैं? क्योंकि राज्य को आप विभक्त नहीं कर सकते कि वो संघ राज्य संबंधों के बारे में है। उसी में ये भी एक काल्पनिक सवाल, एक दलील उठी थी कि क्या आज आपने जम्मू कश्मीर को किया है, कल के दिन आप महाराष्ट्र से नाराज हैं तो क्या आप बंबई को यूनियन टेरिटरी बना देंगे और महाराष्ट्र को 2 भागों में बांट देंगे? इन सब चीजों पर काफी लंबी चौड़ी बहस चल रही है। आगे क्या होगा ये सभी को पता लगेगा जब फैसला आ जाएगा। तो दूसरी चीज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हैदराबाद में हो रही है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज है
और तेलंगाना से भी जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। अब जीतने हारने की बात तो मैं नहीं कह सकता, जो चुनाव के परिणाम बताएंगे तो क्या होगा। अब आते हैं विशेष अधिवेशन पर। ये पहला विशेष अधिवेशन है जिसको ट्वीट करके सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि लोगों को पता लगे कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि विशेष अधिवेशन बुलाए जाते हैं, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि नोटबंदी के दौरान 150 लोग मर गए, आर्थिक अराजकता आ गई, उस पर विशेष अधिवेशन नहीं आया। लॉकडाउन और कोरोना के दौरान लाखों की मौत हो गई, हजारों की मौत हो गई, उस पर विशेष अधिवेशन नहीं आया। चीन ने हमारे 20 जवानों को मार डाला एक झटके के साथ, उस पर अधिवेशन आना तो दूर, ये कहा जाए कि कोई घुसा ही नहीं था। तो मैं अगर इस व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं अपनी, तो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक अखबारों को पढ़ता हूं, आप सबको सुनता हूं, तो जो मेरा एक दृष्टिकोण है उसको देखते हुए मैं ये समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसमें बेहद दबाव में है। वो दबाव में भी है, कंफ्यूज भी है और भ्रमित भी है। आप देख लीजिए जहां जहां जा रहे हैं, या तो वो जा रहे हैं या अमित शाह जा रहे हैं, बीजेपी की और बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। अमरेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि ये बीजेपी लड़ कहां रही है, ये तो मोदी शाह लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो वे जीतेंगे, हारेंगे तो वे हारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उदासीनता के दौर में भी अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि है। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जिस तरीके से भगदड़ जगह जगह मच रही है, और आगे वाले समय में इस बात की संभावना है कि चुनाव के 2 महीना 2.5 महीना पहले कोई बड़ा विभाजन हो जाए या कोई ऐसी चीज खड़ी हो जाए जिससे कि मोदी जी को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़े, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। अब आते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बिल्कुल ही एक बकवास चीज है, ये संभव ही नहीं है। और इसी देश में 1952 से लेकर 1967 तक एक केरल के अपवाद को छोड़कर 1 नेशन 1 इलेक्शन रहा है। आज भी 1 नेशन 1 इलेक्शन रहता, यदि बीच बीच में राज्य सरकारें अपनी अवधि लगातार समय के अनुसार पूरी करती, तो निश्चित रूप से आज वही स्थिति रहती। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो 52 से ही है, लेकिन बीच बीच में जब कैजुअलिटी हुई, सरकारें बर्खास्त हुई, सरकारें गिर गई, सरकारें खरीद फरोख्त से गिरा दी गई और वो नहीं चल पाई, लंगड़ी हो गई, तो ऐसी स्थिति में उनके चुनाव कराने पड़े कि चुनाव होगा। मैं इस पर एक चीज जरूर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। इस कमेटी को एक संदर्भ दिया गया है कि आप इस बात की भी इस पर अपनी टिप्पणी करें, जांच करें कि क्या राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। तो संविधान संशोधन में जो 368 आर्टिकल कहता है, उसमें यह है कि 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 से राज्यसभा में पास होने के बाद आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति लेनी जरूरी है। ये एक अनिवार्य है। अब निश्चित रूप से क्या इस पर यह कमेटी ये कह देगी कि नहीं साहब राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान के संशोधन के राज्यों की सहमति की जरूरत है। और इस पर जब 2018 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, ये कहा था कि नहीं ये किया जा सकता है, बशर्ते कि ये संशोधन हो सके। अब 4 दिन के इस विशेष अधिवेशन में तो कोई संशोधन संभव नहीं है, तो निश्चित उसी दिन इसलिए उछाला गया ताकि गोदी मीडिया या अन्य लोग बौखला और इंडिया की जो बैठक बंबई में हो रही है वो पीछे नेपथ्य में चली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज ये है कि विरोधी दल के जितने नेता इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं वो एकजुट हैं, और एकजुट है तो उसका कारण ये है कि जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी और एंटी मोदी सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त बना हुआ है। 60% है, 70% 80% है। इस स्टेटिस्टिक्स में जाने के बजाय अगर क्षेत्र में निकलिए, लोगों से बात करिए, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देखिए, तो साफ साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी और शाह दोनों कहीं न कहीं कॉर्नर हो गए हैं और वो कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, खप्तो लवास हो जाता है, तो उससे गलतियां होती हैं और ऐसी गलतियां भी और होगी, और जब गलतियां होंगी तो निश्चित रूप से उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो मैं बिल्कुल आपने ये सही अपना ये शीर्षक दिया है कि बीजेपी दबाव में है और उसी ये समझ नहीं आ रहा है कि दबाव से वो निकले कैसे और कैसे आक्रामक हो, क्योंकि कांग्रेस ने अपना आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, और कांग्रेस के आक्रामक रुख अख्तियार करने का नतीजा ही बीजेपी दबाव में है,
बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था आक्रामक होगी, और कांग्रेस जिस तरीके से सुस्त चाल से चल रही थी तो उसके समर्थकों को भी लगता था कि आक्रामक नहीं होगी। लेकिन वक्त बदल गया है और तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी दबाव में है। कांग्रेस आक्रामक है और बीजेपी दबाव में है, लेकिन बीजेपी इस दबाव में क्यों है? क्या कांग्रेस की आक्रामकता के कारण है या कोई और कारण है? क्या खुद के कारनामे जितने जो हरकतें जो हैं उसके कारण है? पिछले 9 साल में मोदी सरकार के दौरान जितनी बातें कही गई, चुनावी वादे जो किए गए, उन वादों को कितना पूरा किया गया, योजनाएं जो लाई गई उन योजनाओं को कितना पर अमल किया गया, आप याद कीजिए। बहुत कुछ ऐसा है और जिसमें सांसदों ने एक एक गांव गोद लिए थे। उन गांवों के हालात कैसे हैं? ज़रा अगर उस गांव में आप रहने वाले हैं, हमारे तमाम साथियों में से कोई अगर है तो ज़रूर बताइए कि आपके गांव को किसी ने गोद लिया था और उस गांव को आज क्या बिल्कुल चार चांद लगा करके पेश किया जा रहा है, वैसा बना दिया गया है, या उधर कोई देखने वाला भी नहीं है? तो यहाँ से शुरुआत होती है, फिर 100 स्मार्ट सिटी की बात होती है, फिर और भी बहुत कुछ है। एक क्रूज सेवा भी शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-12.5 लाख रुपए में आप गंगा नदी में भ्रमण कीजिए। क्या क्या नहीं किया गया था? तो क्या हरकतें ऐसी रही हैं जिसके कारण आज बीजेपी दबाव में है? और उसके बाद कांग्रेस जो है वो जो काम कर रही है वो उसमें कांग्रेस के लिए, इंडिया के लिए सोने में सुहागा जैसी बात है। जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि जो पिछले 9.5 साल के वायदे या कहें तो दावे, अब इन सब पर कितना विश्वास किया जाए, खासकर दावों पर कितना विश्वास किया जाए बीजेपी के? और जो कुछ चल रहा है अंदर खाने, 2 नेताओं के अलावा तीसरा नेता दिखाई नहीं देता, और तीसरा नेता अगर दिखाई देता है तो हाथ तक नहीं उठाता भारत माता की जय पे। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, 2 तरह के लोग इन दावों पर भरोसा करते हैं और बहुत मजबूती के साथ भरोसा करते हैं। एक तो लंबी जमात है भक्त मंडली की, और दूसरा गोदी मीडिया के एंकर। उन्हें तब भी भरोसा था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन इस देश की करोड़ों की आबादी, अब 85 में नहीं कहूंगा बल्कि 95% जो आबादी इस देश की है वो मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाहती है, वो मुक्ति चाहती है। और हमें तो ये लगता है कि कुछ दिनों के बाद लोग उपवास, व्रत और इस सब में वो कामना करने लगेंगे कि साहब आप जाएं तो कम से कम ये अच्छे दिन हमारे जो आपने दिए थे वो ठीक है, वो पहले वाले हमको लौटा दो। आप हालात देखिए लोगों की, महंगाई कहां पहुंच चुकी है। क्या इस महंगाई पर करोड़ों गरीब लोग सब्जी लेकर के खा सकते हैं? 5 किलो राशन तो दे दिया मोदी जी ने, और वो भी लाइन में लगा करके, उसके स्वाभिमान को, उसके सम्मान को छीन कर। क्या लोगों को रोजगार मिला? मोदी जी ने तो प्रमोशन को भी रोजगार कह करके ब्रांडिंग करवा दी। लेकिन जो करोड़ों नौजवान डिग्रीधारी, असली डिग्रीधारी, वो जो रोड पर घूम रहे हैं, कोचिंग के किनारे चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं कुछ तो मिले, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि थोड़े बहुत 2-4 हजार रुपए की कहीं प्राइवेट नौकरी ढूंढने के लिए लोग बेताब हैं। राजीव जी, मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, उसमें जो लोग काम करते हैं, एक आकर के मेरे पास लिटरली रोने लगा। तो उसमें परिचय हुआ तो उसको लगा कि साहब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो कुछ हमारे लिए कर देंगे। एक अध्यापक की क्या हैसियत होती है, प्रोफेसर साहब जानते हैं, वो क्या कर सकता है। तो मैंने उसको कई बार समझाया कि भैया हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा था। बोला 10,000 में हमारी जिंदगी नहीं चल रही है, बच्चों को छोड़ करके हम रात को सो नहीं पाते। मोदी जी ने वहां देश को पहुंचा दिया है।
तो ऐसे में इस देश के लोग, और दूसरी तरफ कोई अगर एक सवाल पैदा कर दे, कोई मोदी जी पर क्वेश्चन मार्क्स लगा दे, तो फिर उसके बाद उसके साथ जो होना है, तो आपने लोगों के गुस्सा को, उसकी आलोचना को अपने उस पूरे तानाशाही पूर्ण रवैये के जरिए दबा के रखा। अभी आपने बात की कि वो जो गोद लिए गए थे गांव, वो कहां है राजीव जी? अब तक वो पांव पांव नहीं चल पाए हैं, वो वहीं है और बुरी हालत में है। एक पत्रकार ने रिपोर्ट कर दी थी बनारस के उस गांव पर जो मोदी जी ने लिया है। अब सोचिए, मोदी जी के गोद में खेलने वाले गांव का ये हाल है कि जहां पर एक मुसहर बिरादरी का परिवार घास की रोटी खा रहा था। इसको रिपोर्ट करने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है कि लोग बैठे नहीं है इसके लिए कि कब वो मई का महीना आए? मुझे लगता है कि होली दिवाली सब लोग मई में मनाने के लिए बेताब हैं। सारा बसंतोत्सव मई में ही होने वाला है। लेकिन ये हो सकता है कि मोदी जी कुछ दाएं बाएं कर रहे हों। ये जो आ रहा है अभी स्पेशल सेशन, लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ खेल होगा, चुनाव होगा कि टाला जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि मोदी जी इतने डरपोक हैं। उनके भक्तों ने तो उनको शेर कहा था, तो मुझे लगता था कि तो हिम्मत होगी। आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? समय पर आप पहुंचे चुनाव के मैदान में, आपके पास तो सारी मशीनरी मौजूद है और विपक्ष केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहा है। राहुल गांधी ने शायद कहा था कि बीजेपी के साथ तो ईडी से लेकर के और सीबीआई होते हुए चुनाव आयोग तक है। कुछ लोग तो ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इतना बड़ा तंत्र के साथ मोदी जी फिर भी डरे हुए हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। और मुझे लगता है कि उनके भक्तों के साथ घोर अन्याय भी है। ये जो इंडिया अलायंस बना है, उसने इन लोगों की हालत पतली कर रखी है। इसलिए वो एक पकड़ लिए हैं बयान स्टालिन का। देखिए उन्होंने क्या बोल दिया है कि धर्म के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, उसी पर सारा कुछ चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश का जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, यहां तक कि महिलाएं, जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की थी मोदी जी ने, लेकिन वो आज सब आजिज आ चुके हैं मोदी जी के राज से। और इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि जब चुनाव हो तो उनको जरा अगरबत्ती दिखाई जाए, उनके चित्र पर माला वाला पहना करके और नमस्कार किया जाए। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, जब वोट डालने चलिएगा तो सिलेंडर को जरा अगरबत्ती दिखाइएगा। मुझे लगता है कि इस बार लोग मोदी जी की फोटो को अगरबत्ती दिखा करके जाएंगे वोट डालने के लिए कि प्रभु बस हो गया, आप बस कल्याण करिए मेरे ऊपर, मुक्ति दे दीजिए, बहुत हो गया। आप ये हालत हो गए हैं राजीव जी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो बेचैनी है, जो डर है, इसी वजह से है। हमारा अभी सुन रहा था पिछले दिनों कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। तो शायद इस ढंग से लोग अब नारे नए नए गढ़ने लगेंगे। पहले अब की बार मोदी सरकार को अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, ऐसा भी कहने लगे हैं लोग। तो जो बातें दोस्तों दिखाई देती हैं, सुनाई पड़ती हैं, वही साफ साफ आप तक पहुंचाता हूं। कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ आप सबसे लिया हुआ है और आप सबके बीच हम देते हैं। हमारा कुछ भी अपना नहीं है, बस जुबान अपनी है जो आप तक हम सुनाने के लिए रखते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, आपसे जरा समझूं, क्या अंदर खाने बहुत बुरा हाल है? और अगर बहुत बुरा हाल है तो लोग बताते क्यों नहीं हैं? क्या लोग डर रहे हैं आज की परिस्थितियां जो हैं उसमें कि, और जो चर्चा हम कर रहे हैं 60% इंडिया के साथ हैं कि 70% हैं कि 80% हैं? कई लोग जो थे भक्त बन गए थे, अंधभक्त बन गए थे। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, कीजिए, लेकिन अंधभक्ति बहुत बुरी चीज़ है। तो जो अंधभक्त थे वो क्या थोड़ा सा सुधर के आ गए हैं? क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर समझना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए जो कुछ अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग दबे छुपे इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो कि जुबान खोलने से पहले बहुत डरते भी हैं कि नहीं कहें ये ऐसी बातें, लेकिन जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें
वो क्या अलग हैं जो अंदर खाने दबी हुई हैं? बात मैं बीजेपी और मोदी जी की कर रहा हूं, इनकी सरकार की कर रहा हूं, आने वाले चुनाव में क्या हालात होंगे उसकी कर रहा हूं। देखिए राजीव जी, जो पिछली बार मैंने कहा कि ये 60% नहीं, ये उससे ज्यादा है, देखिए उसका कारण ये है, और आप भी महसूस कर रहे होंगे, आपके सारे श्रोता और दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे। देखिए दो वर्ग थे, एक जो मोदी जी का आंख मूंद कर समर्थन करता था, उसमें भीषण कटौती आई है। आज के तारीख में जो मोदी जी का बिल्कुल कट्टर समर्थक था, वो भी या तो उनके विपक्ष में हो गया या पुनर्विचार कर रहा है, और जो मोदी जी के खिलाफ था उस वर्ग में बढ़ोतरी हुई है, और बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात ये देखिए, ये चीज सबने नोट किया है, पूरे हिंदुस्तान ने नोट किया है। आप भी महसूस कर रहे होंगे, गुजरात के आपके मित्र आपको भी संदेश दे रहे होंगे, आपको भी बात कर रहे होंगे, मुझसे भी बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुजरात की इतनी प्रतिष्ठा थी हमारे देश में, और इसलिए भी प्रतिष्ठा थी कि वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल का राज्य था, और द्वारकाधीश का जगह है जहां पे श्रद्धा भाव से हम जाते हैं। आज गुजरात वासी इतने ज्यादा परेशान हैं कि मोदी जी और अमित शाह की वजह से और किरण भाई पटेल जैसे लोगों की वजह से गुजरात इतना बदनाम हो गया है कि गुजरात वालों को इतनी शर्म आती है जब वो बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, जब उनका नाम जोड़ा जाता है कि हर्षद मेहता अरे गुजरात वाला, केतन पारेख गुजरात वाला, गौतम अडानी गुजरात वाले। ये जितने भी असल में जिस प्रकार की प्रतिष्ठा को इन्होंने गुजरात को गिराया है, तो देखिए दो चीजें हो रही हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पूरे देश में यह प्रतिक्रिया हो रही है कि जिस प्रकार से आपने गुजरात को पूरा प्रश्रय दिया, वहां के हर तरह के लोगों को प्रश्रय दिया, और आपने देखा जो जी टीवी डिश वाले और जी वाले मालिक साहब हैं, उनके 5-6 हजार करोड़ रुपए किस प्रकार से माफ किए गए। आप राजीव जी सोचिए, हमारे देश का अन्नदाता और किसान। देखिए एक और चीज है, क्योंकि मैंने वित्तीय संस्था में भी काम किया है, जो गरीब आदमी है वो कभी भी लोन डिफॉल्ट नहीं करता, अंतिम श्वास तक वो कोशिश करता है लोन। इसीलिए जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मुख्य आधार यह है कि अगर गरीब आदमी को डेली सब्जी या फल खरीदने के लिए पैसा मिल जाए, अधिक इंटरेस्ट रेट में भी मिले, तो भी वो पैसा कमा के कोशिश करता है पैसा वापस हो। उसका 1 लाख रुपए वापस नहीं होता, वो सल्फास खाता है या पेड़ पे लटकता है। और जिस प्रकार से उस व्यक्ति को, जो कि जी ग्रुप का मालिक है, 5-6 हजार करोड़ जिसके माफ हुए हैं, तो देखिए ये प्रकार का प्रपंच अब जनता को समझ में आ गया है। देखिए असली लड़ाई जो 2023-24 की राजीव जी है, ये धन सत्ता और जनता के बीच की है, मोदी जी और बीजेपी की और जनता के बीच की नहीं है। धन सत्ता, जिस प्रकार से पीएम केयर फंड में, चुनावी बॉन्ड में बड़े बड़े लोन को माफ करा के, कैपिटल मार्केट में हेरा फेरी करके जो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए हैं, वो और जनता के बीच का संघर्ष है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, जनता में जिस प्रकार की जागृति हो रही है, ये धन सत्ता हारेगी और जनता जीतेगी। सत्ता बनाम जनता, जनता जीतेगी, धन सत्ता हारेगी। इधर शकील अख्तर जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और इसकी चर्चा उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, दबाई जा रही है बात? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब जो है 9-9.5 साल में बीजेपी के विरोधाभास खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल ये लोग करते क्या थे कि बोलते बहुत थे, लेकिन काम क्या है ये अब जनता को दिखने लगा है, समझ में आने लगा है। आप हर चीज़ के बारे में बोलते जाइए, लेकिन ग्राउंड पे अगर कुछ काम नहीं है तो आखिर कब तक छुपाइएगा। आपने बोला कि 2 करोड़ रुपए रोज़गार हर साल, नौकरी 2 करोड़, और आज कितनी भयंकर बेरोज़गारी है कि देश की अगर आप पूछें कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो हर आदमी ये कहेगा कि बेरोज़गारी। काम नाम की कहीं चीज़ ही नहीं है। अभी खड़गे जी ने एक डाटा दिया था और उसमें बताया था कि देश में कितनी बेरोज़गारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, उनकी संख्या लाखों में है। अभी रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बताया गया कि उस एक्सीडेंट का एक कारण ये भी था कि वैकेंसियां नहीं भरी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज सामने आने लगी हैं। इसी तरह अब नहीं होगा नारी परवार, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं पर अत्याचार देश भर में जो हो रहा है सबको दिख रहा है,
और जब मणिपुर का वो वीडियो सामने आया तो सबकी आंखें खुल गई कि बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। और लोग तुलना करने के लिए भागते हैं, राजस्थान से करने लगे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, और अभी राजस्थान का एक वीडियो भी आ गया। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सारे लोग पकड़ लिए गए। वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पीड़िता से मिलने गए। मणिपुर में क्या हुआ वो भी हमने आपको बताया था कि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की, तो उन पर FIR कर दी जाती है। सवाल करा जाता है कि वो वीडियो जो है उन महिलाओं का किसने बनाया जिनका सड़क पर जुलूस निकाला गया था। जी, पकड़ना चाहिए उन अपराधियों को, रोकना चाहिए उस हिंसा को जो आज 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से ज़्यादा। मरने वालों की तादाद 170 से ज़्यादा हो गई है और कई लाशें अभी तक पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और एक समुदाय के विधायक पूरा का पूरा उसका बहिष्कार करते हैं, कुकी जाते ही नहीं हैं। और उस अधिवेशन में भी जो कुछ ही घंटे चलता है उसमें भी मणिपुर की हिंसा की कोई निंदा नहीं की जाती है। जी, मणिपुर की हिंसा पे ही बात नहीं की जाती है। अभी जो बात हो रही है हमारे संसद के विशेष अधिवेशन की, तो उस पर हमने कहा कि वो आज तक किसी को नहीं मालूम, सब कह रहे हैं कि एजेंडा क्या है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप विशेष अधिवेशन बुलाओ और उसका एजेंडा न दो। जो विधायकों को उसका नोटिस जाता है उस पर उसका एजेंडा लिखा होता है। सॉरी, सांसदों को, जी, सांसदों को जो उसका एजेंडा जाता है, कार्रवाई जाती है उसकी कि आपको इस तारीख को आना है, उसमें एजेंडा लिखा होता है। एजेंडा ही नहीं है उसमें। लेकिन एक एजेंडा हम बता सकते हैं कि जो नहीं होगा, पहले ही बताया था हमने जी, कि कुछ भी हो सकता है उस अधिवेशन में, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। मणिपुर की हिंसा पर कोई बात नहीं करेगा, जो आज देश की सबसे गंभीर समस्या हो गई है। अभी आपने देखा अखबारों में समझे पड़ा, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है कि 10 कुकी परिवार बचे हुए थे, उनको उठाकर उस जगह पहुंचा दिया गया जहां कुकी रहते थे। मतलब अब मिली जुली जगहों पर कोई नहीं रह सकता। कुकी कुकियों की जगह रहेंगे और जो मेतेई है मेतेई की जगह रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सारे देश में मिली जुली संस्कृति थी, सब एक साथ रहते थे हर जगह। भारत में इतनी विभिन्नता है, इतनी विभिन्नता है, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। जी, अगर आप ये कर देंगे तो उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत में, दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारत में रहना, जाति धर्म के आधार पर रहना बड़ा मुश्किल कर देंगे आप। तो आप जो पूछ रहे थे कि अब क्या हो रहा है, तो कांग्रेस जो है हमेशा प्रेम की बात करती रही। राहुल का सबसे बड़ा नारा यही है। अभी वो बोल रहे थे कि प्रेम मोहब्बत, तो लड़ाई जो है वो कह रहे थे जब लालू यादव से बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी लड़ाई जो है नफरत के खिलाफ है। बिल्कुल, बीजेपी नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रही है, कांग्रेस नफरत और विभाजन के खिलाफ लड़ रही है। तो निश्चित रूप से देश की जनता को अब ये चीज़ पसंद आ रही है और उसके समझ में आ रही है कि अगर देश ऐसे ही नफरत और विभाजन के जाल में फंसा रहा तो उसकी बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं करेगा, उसकी महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, सरकारी चिकित्सा पे, सरकारी शिक्षा पे, सुरक्षा पे, किसी विषय पे कोई बात नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि नफरत का नशा बढ़ाते जाओ और एक दूसरे से नफरत करते चले जाओ। जी, तो ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है और इसीलिए लोग इंडिया की तरफ आज आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और इंडिया ने वाकई गजब काम किया है कि लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाता चला जा रहा है। अभी आपने देखा कि मुंबई में एक इंडिविजुअल कपिल सिब्बल आए। अगली बैठक में आप देखेंगे कि और भी लोग इस तरह के आ सकते हैं, दल भी बढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग साथ आए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक बात की लड़ी जा रही है इंडिया की कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। 2024 या चुनाव हो सकता है 2023 में हो जाए, आज कोई नहीं कह सकता। तो ये जो भी लोकसभा चुनाव होना है, नेक्स्ट लोकसभा चुनाव आप उसको कह सकते हैं, उसके बाद अगले चुनाव भी होते रहें और सत्ता का हस्तांतरण आराम से होता रहे। 1977 में इंदिरा गांधी हारी थी, उन्होंने चुपचाप जो है सत्ता सौंप दी थी। लेकिन जिस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, हम ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे थे, उसने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया था। आपने देखा कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार हिंसा हुई
समस्याएं बहुत गंभीर हैं और यही बात सारे विपक्षी दल समझ रहे हैं कि इस बार अगर मिलके नहीं लड़े तो अगली बार हम लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जी, इस बार अगर मिलके नहीं लड़े तो अगली बार लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसीलिए विपक्षी दल एकजुट हैं। इंडिया में इस वक्त 28 दल हैं और एक इंडिविजुअल जो इन 28 दलों में से एक के साथ जीत करके आया है और उसका नाम है कपिल सिब्बल, जिसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ शकील अख्तर जी, और उनकी बात हम पहले भी आप तक पहुँचा चुके हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, जो चीज़ें चल रही हैं इसमें खासकर ये जो टेस्ट बैलून है, ये बार बार एक इशू आता नहीं है, 3 दिन में वो दूसरा नया इशू क्रिएट किया जाता है। ये ऐसा करके भाई एक इशू को आप सस्टेन करने के लिए लेके आइए ना। यहाँ एक इशू आता है 3 से 4 दिन में ख़त्म, लेकिन विपक्षी दल के तरफ से और खासकर राहुल गांधी की तरफ से जो एक इशू उठाया गया है अदानी का मामला, क्या ये अदानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के तीर छोड़े जा रहे हैं? तमाम तरह के। एक समय तो ऐसा आएगा प्रशांत जी जब तरकश में तीर ही नहीं होंगे, तब क्या करेगी बीजेपी? जी देखिए, वो मौसम विभाग एक टेस्ट बलून छोड़ता है और वो मौसम की भविष्यवाणी की को डेटा लेकर आता है। तो बीजेपी भी टेस्ट बलून छोड़ती है और पिछले कुछ महीनों से ऐसा कुछ हो रहा है कि ये टेस्ट बलून ऊपर जाते हैं और इनको वापस उतार लिया जाता है। और जैसे अभी जो रविकांत जी बात कर रहे थे कि उदयनिधि स्टालिन के बयान को उछाल दिया गया। उदयनिधि स्टालिन के बयान को उछाला इसलिए गया क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का टेस्ट बलून बिना किसी डेटा के वापस आ गया है। कुछ नहीं है उसने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है कि बारिश होने वाली है। तो अब ये जो उदयनिधि स्टालिन का एक बलून आ गया, ये भी कल तक वापस आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें ऐसे ऐसे लोग कूद गए हैं कि जो तमाम शांत पड़ी डिबेट थी, सामाजिक न्याय की, जातिवाद की, वो उभर रही है। तो ऐसा कोई इनके पास कंट्रोल रूम नहीं है कि जो उसको वो डिबेट को चैनलाइज करे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शकील अख्तर जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनसे कि ट्रंप ने जो किया था, और ट्रंप ने जो किया था उसको किस तरीके से अमेरिकन सिस्टम ने रजिस्ट किया, ये भी रेखांकित करने वाली बात है। राजीव जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा अभी अगर ये बात मैं कहूंगा, भारत में अगर ऐसी स्थिति आएगी, भारत का सिस्टम भी वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि अमेरिका के सिस्टम ने रिएक्ट किया और ट्रंप को कामयाब नहीं होने दिया। संविधान की, रूल ऑफ लॉ की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं। दिखे जरूर कोई डर जाता होगा, थोड़े समय के लिए मीडिया हावी है, लेकिन अंदर खाने जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो वो सारे सर्किट ऑन हो जाते हैं। फिर दूसरी एक देखिए, जब बात हो रही है 2019 के इलेक्शन की, उसके पहले के इलेक्शन की, वोट परसेंटेज की, मैं वोट परसेंटेज की भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बातें बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। एक एकदम नए समाज का, जिस समाज ने कांग्रेस को कई दशक, 2 दशक से भी ज्यादा समय से छोड़ दिया था, वो कांग्रेस के पास वापस लौट रहा है। इसके बहुत सारे इंडिकेशन मुझको मिलते हैं जब मैं दिल्ली के बाहर जाता हूं, और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन इतना आसानी से बन गया राजीव जी। ये क्षेत्रीय दलों को मालूम है। दूसरी एक बात, जो परिवर्तन 2019 और
23-24 में जो परिवर्तन है वो ये है कि देखिए, टेस्ट बलून छोड़े गए थे 2019 में भी। कोई एक जिसको आप कह रहे हैं कि सस्टेनेबल मुद्दा नहीं, कोई लंबे समय तक मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा 2019 में भी नहीं था। चुनाव तो ये हार रहे थे, पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, और उसमें कामयाबी मिल गई। अब स्थिति फर्क क्या है? 2019 में राजीव जी डिजिटल मीडिया इतना ताकतवर नहीं था। डीबी लाइव को तब लाखों लोग नहीं देखते थे। आज डीबी लाइव जैसे तमाम सारे जो डिजिटल मीडिया के नए ताकतवर प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, ये प्लेटफॉर्म जो विमर्श है, जो डिबेट है समाज के अंदर, उसमें गोदी मीडिया से ज्यादा बड़ा रोल निभा रहे हैं। और आप तो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर तमाम सारे ऐसे नए प्रगतिशील और नए पत्रकारों के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो अब गोदी मीडिया की मोनोपोली नहीं है पब्लिक में कोई विमर्श पैदा करने की। अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड हैं। और एक अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, पहले भी देख रहा था, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में बहुत जबरदस्त संयम है। कल बहुत प्रोवोकेटिव, भड़काने वाला ट्वीट आया, उस पर संयम दिखाया गया। कुछ 2-1 बातें जो चल रही हैं, जिसको कि पोलराइज, वही टेस्ट बलून जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो टेस्ट बलून को अगर वापस खींचना पड़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि अपोजिशन रिएक्ट ही नहीं कर रहा है एजेंडा वाली चीज़ों पर। तो ये सब चीज़ें शेप ले रही हैं धीमे धीमे। और इसमें होगा ये कि जो बीजेपी की क्राइसिस मैनेजमेंट की जो एबिलिटी, जिसकी बात चर्चा मैं करता हूँ बार बार, वो उसमें बड़ी कमजोरियां दिखाई दे रही, उसमें छेद दिखाई दे रहे हैं। और ये उनको महंगा पड़ेगा 2024 तक आते आते। 24 तक आते आते महंगा पड़ेगा। लेकिन इधर जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनावों से भी बहुत कुछ दिखाई देने वाला है क्या? आज खबर आ रही थी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की टीम पहुंची है और महीने भर के अंदर, या हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक चुनाव की घोषणा हो जाए। कितनी सच्चाई इसमें है? और अगर चुनाव की घोषणा होती है 5 राज्यों में, तो यहाँ कहाँ आप देखते हैं खासकर बीजेपी की तैयारियों को, कितना उसमें दम देखते हैं, कितना दम देख रहे हैं आप कांग्रेस की तैयारियों में? ज़रा इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि 7 तारीख अभी 3 दिन बाद हैं और 7 तारीख को पहली एनिवर्सरी भारत जोड़ो यात्रा की है, जिस पर फिर से धूम मचाने की तैयारी है। और यहाँ से फिर राहुल गांधी एक अलग ब्रांड के रूप में नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। और अगर इस चुनाव में सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो फिर लोकसभा का चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ये माना जाए। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। जी हाँ, चुनाव आयोग का एक दल मध्य प्रदेश के दौरे पे 3 दिन रहेगा। आज उसका पहला दिन है। 4, 5, 6 तारीख तक ये यहाँ है और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह है। बहुत जल्दी ही राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन आप एक विचित्र बात ये देखिए कि जितनी तैयारी चुनाव आयोग की है, उससे ज्यादा तेजी से सरकार के मंत्री मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि चुनाव आयोग जल्दी ही ये घोषणा करने वाला कि मध्य प्रदेश में चुनाव है। जो 3 लोग मंत्री बनाए गए हैं, जो अभी मंत्री बनाए हैं पिछले हफ्ते, वे किस लिए बनाए, ये भी सवाल है कि चुनाव होने वाला हो 2 महीने के भीतर और 3 लोगों को मंत्री बना दिया जाए, जाति समीकरण उठाने की बात हो, हर वर्ग को और हर एरिया को नेतृत्व देने की बात हो, तो किस तरह से ये सरकार चुनावी प्रचार के लिए सरकार के पैसे का उपयोग कर रही है। एक और बात देखी गई कि भोपाल में आजकल जो कार्यक्रम होते हैं वे पुराने विधानसभा भवन में होते हैं और वो विधानसभा भवन एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। वहां बीजेपी के जितने कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रमों में तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं, तमाम मीडिया के लोग मौजूद होते हैं।
उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनका लंच होता है, उनका नाश्ता होता है, और वो सारा खर्चा कौन देता है? जाहिर है सरकारी खर्चे से होता है। तो सारा चुनाव प्रचार बीजेपी कर रही है सरकार के पैसे से, और उसे पता है कि चुनाव के बाद तो हमें रहना नहीं है, इसलिए घोषणाएं किए जाओ और हर चीज के इवेंट कर करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धनवान बनाते जाओ, क्योंकि आखिर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसा चाहिए चाहिए। तो जिस तरह का अश्लील काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, मतलब अश्लील ही कहना चाहिए कि बहुत ही अश्लील और विभत्स काम हो रहा है चुनाव के नाम पर, विज्ञापनों के नाम पर, लोगों के नाम पर। कुपोषण के खिलाफ कोई अभियान नहीं है, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। पटवारी जो लोग चुने गए उन्होंने जब आंदोलन किया कि हमें नियुक्ति पत्र दो, तो उन्हें पुलिस ने लातों से पीटा और अखबारों में तस्वीरें छपी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे अच्छा राज्य है देश में। मध्य प्रदेश की सड़कें वाहियात है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंदौर की सड़कें, मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी है। तो ये पता नहीं कैसी सड़कें देखते हैं, कैसी जनता को देखते हैं, कैसे लोगों को नौकरियां देते हैं, शिक्षा का स्तर कैसे उठाते हैं, लाडली बहनों से राखी बंधवाने के नाम पर करोड़ों रुपए के इवेंट और करोड़ों रुपए का विज्ञापन पर खर्च करते हैं। लेकिन उन्हें लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें एक ही लक्ष्य, किसी भी तरह येन केन प्रकारेण सरकार बना लें, क्योंकि 2024 में जो होगा, हर बार तो 29 में से 28 सीटें आएगी नहीं बीजेपी को। अब बीजेपी को कम सीटें ही आनी है, अब सीटें बढ़ने का तो कारण है ही नहीं। और भाई 29 में से 28 ले आए, 30 तो ला नहीं सकते, अब वो 20 होगी, 15 होगी, 18 होगी। ये बात बीजेपी को समझ में आई, और बीजेपी की जो भी सत्ता है वो इन्हीं राज्यों से है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के भरोसे बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पर उनकी दीवार धसक रही है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। और जब दीवार धसकेगी, नींव खिसकेगी, तो छत भी ढहेगी, और छत पे लगे पोस्टर भी ढहेंगे, और वास्तव में असली नजारा लोगों को दिखेगा कि वास्तव में क्या हाल है मध्य प्रदेश के, क्या हाल है यहाँ की जनता का। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में ऐसे भी जो पिछली बार जो हालत थी, सरकार जा चुकी थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद छीनी हुई सरकार है, कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बनी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं, और कई मंचों पर वो दिखाई दे रहे हैं, कहीं किनारे में खड़े, और बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनके प्रति दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही हालत सब जगह है। वो महाराष्ट्र में भी यही हाल है, देवेंद्र फडणवीस अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। वही हालत हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलावा, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान में भी है। वहां वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देख लीजिए, अलग थलग पड़ी हुई हैं। तो क्या ये सब 2024 में भी यही रहने वाला है, या वहां कुछ और होगा और विधानसभा में कुछ और होता है? जरा समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको लगता है? कहते हैं लोग कि नहीं, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो लोकल इश्यूज पे होते हैं, और लोकसभा के चुनाव मोदी जी के नाम पे होते हैं। लेकिन मोदी जी ही तो विधानसभा के चुनाव भी लड़ने जाते हैं, जो हार के आ जाते हैं कर्नाटक से, जो हार के आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश से, फोन करते हैं अपने एक बागी उम्मीदवार को और फोन वायरल हो जाता है। तो इसके बाद एक एडिटोरियल छापा जाता है ऑब्जर्वर में, आरएसएस की पत्रिका, और उसमें कहा जाता है कि अब मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। इसके बाद भी अगर मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, और उनके साथ साथ अमित शाह और नड्डा साहब, यही 3 दिखाई दे रहे हैं, खासकर 3 नहीं बल्कि 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों के दम पे 2024 का चुनाव आसान दिखाई देता है क्या आपके नजर से? देखिए, विधानसभा के चुनाव इस बार वाले वो लोकसभा चुनाव का दूसरा सेमीफाइनल है। कर्नाटक के चुनाव के समय मैंने कहा था कि कर्नाटक के चुनाव पहला सेमीफाइनल है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को मात मिली। अब जो चुनाव हैं 5 राज्यों के, उसमें बीजेपी की स्थिति खराब है, कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, और अगर नतीजे भी इसी के अनुसार निकल करके आते हैं तो जाहिर तौर पर मोदी जी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। और इतना ही नहीं, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और सिंधिया का जिक्र किया। सिंधिया ही नहीं, उमा भारती ने भी
कुछ अपनी शर्तें रखी हैं और उमा भारती लोध समाज से आती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा जो वोटर है वो ओबीसी है और इसीलिए उमा भारती के एक भाई को बीजेपी ने वापस लिया जिसने ब्राह्मणों पर कुछ टिप्पणी की थी। तो बीजेपी कितना मुसीबत में है वहां पर, और तब जब कांग्रेस पार्टी में लगातार आमद चल रही है, बीजेपी से निकल निकल करके लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि ये वो लोग हों जो बीजेपी में टिकट नहीं पाने की स्थिति में हो, लेकिन जो नैरेटिव बनता है, जो लोगों का रुझान होता है, वो जाहिर तौर पर इसे बनाने में इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की कार्रवाइयां बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो मध्य प्रदेश में बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अमित शाह और मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। वहां के हालात भी बेहद कमजोर हैं। तो अगर ये राज्य निकल गए, और छत्तीसगढ़ में तो लगभग लोग मान के चल रहे हैं कि वहां पे बीजेपी लड़ाई में भी नहीं है, वहां तो एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी कहीं है नहीं, वहां लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच। तो इस दूसरे सेमीफाइनल में बीजेपी का अगर यही नतीजा होता है जो अभी आसार नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मई में जो होने वाले लोकसभा चुनाव में मान के चल रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होगी और नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग है वो उसमें हजारों करोड़ रुपया लगाने के बावजूद वो अब उजली नहीं होने जा रही। इस देश के लोग बेहद उदार हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। जो 2 मौके देते हैं, पिछली बार लोगों ने ये सोच करके कि शायद मोदी जी को कम समय मिला, इसलिए उन्होंने वोट किया, वो और बड़ी बहुमत के साथ उनको लेकर के आए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी काम नहीं करते। वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो शिगुफा है, अरे साहब आप कभी तो काम किया करिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपका काम पार्टी का प्रचार करना नहीं है, आप प्रचार मंत्री नहीं है, अब पार्टी पूरी है, अध्यक्ष हैं वहां। लेकिन बीजेपी इस समय नरेंद्र मोदी मय हो चुकी है, तो मोदी जी ही सब कुछ करेंगे, मोदी जी ही चुनाव जिताएंगे। एक अकेला सब पर भारी है, वो दरअसल इस समय बीजेपी पर ही बोझ बन गए। इसीलिए बीजेपी के तमाम छत्रप और आरएसएस के लोग भी अब उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। गडकरी जी ने जो किया, नमस्कार तक नहीं स्वीकार की। तो ये एक ही व्यक्ति नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या हमला किया था मोदी जी पर। आसार कुछ ऐसे हैं कि जिससे मोदी जी के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं और एक नया सितारा इस देश में उभरते हुए नजर आ रहा है, जो लोगों के दिलों का, लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है इस समय। जी राजीव जी, एक उभरता हुआ सितारा, उस सितारा का नाम है राहुल गांधी, जिसकी बात कह रहे थे यहाँ प्रोफेसर रविकांत जी। और राहुल गांधी लोगों के आंखों का तारा इसलिए भी क्योंकि लोग तो दूर, पहले आप देखिए इंडिया गठबंधन में 28 दल और 28 दलों के नेता, लगभग 70 नेता मौजूद थे और सबकी निगाहें राहुल गांधी पर थीं, भले वो बेंगलुरु की मीटिंग हो या वो मीटिंग मुंबई की हो। राहुल गांधी स्पेशल वहाँ दिखाई देते हैं, स्पेशल अंदाज उनका भी और स्पेशली उनकी तरफ निगाहें भी। तो ये है राहुल गांधी का अंदाज। लेकिन साथ साथ जब हम आज चर्चा कर रहे हैं बीजेपी कैसे दबाव में है, और अब क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सीधे सिंह साहब आपके पास, क्या कुछ आप देखते हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में कतई इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि चुनाव पहले होंगे, चुनाव बाद में होंगे। हम इस हिसाब से चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव समय पे होंगे, 5 राज्यों के चुनाव भी समय पे होंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी समय पे होंगे, और टेस्ट बैलून ऐसे छोड़े जाएंगे, वो कभी 3 दिन तक रहेंगे, कभी 5 दिन तक रहेंगे, कभी 8 दिन तक रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा का उसका वक्त नहीं होता है। टेस्ट बैलून का मतलब ऐसे जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव, उससे पहले एक बात और भी आती है कि आप 5 दिनों की जो संसद का जो सत्र है वो ले आते हैं या कुछ और ले आते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन ये सब चलता क्यों है दोस्तों? ये अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं जब अडानी का नाम सामने आता है तो एक टेस्ट बैलून सामने आ जाता है। आप इसको जरा ध्यान दीजिए, पिछले 6-8 महीने जब से अडानी का नाम सामने आया है, तब से आप कितने मुद्दे आप देखेंगे कि सामने लाए जाते हैं।
तो उस हिसाब से कि सब कुछ समय पे होगा, तब ज़रा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना चाहूँगा आप सिंह साहब, कि किस दिशा में मोदी जी की राजनीति जो है वो जाती हुई दिखाई देती है। मोदी जी अभी थोड़ा चुनावी रैली से खुद को दूर रखे हुए हैं, शायद G20 की तैयारियों के कारण हो या कुछ और हो, लेकिन जो उनकी फितरत है उसमें वो रैलियों से खुद को दूर नहीं, अलग नहीं कर सकते हैं। अभी मैं ऑर्गेनाइज़र का नाम ऑब्जर्वर कह दिया था, लेकिन ऑर्गेनाइज़र जो RSS का जो पत्रिका है उसके अनुसार मोदी जी अब उतने पॉपुलर नहीं रहे। RSS का कहना है कि नरेंद्र मोदी अब उतने पॉपुलर नहीं हैं, वो वोट खींच के नहीं ला सकते हैं। जब इनके पास वो ब्रांड एम्बेसडर ही उतना पॉपुलर नहीं रहा, तो फिर एक बहुत ज़्यादा दबाव में यहाँ दिखाई देना चाहिए। अगर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, ये माना जाए। एक चीज तो स्पष्ट है कि आप लंबे समय तक किसी को बहका के नहीं रख सकते। निश्चित रूप से 2014 में जब सरकार आई थी, तो उसके बाद जिन मुद्दों पर सरकार चुन के आई थी, मोदी जी जिन मुद्दों पर चुन के आए थे, उनसे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी। धीरे धीरे वे सारी अपेक्षाएं खत्म होती चली गई, और तो तभी ये साफ साफ लगने लगा था कि मोदी जी का जो एजेंडा है वो कुछ खास पूंजीपतियों के पक्ष की तरफ झुका हुआ है। और आज जब अडानी की बात होती है, चाहे राहुल जी उठाएं, चाहे विदेशी अखबार इस पे खबरें छापें, चाहे किसी और सोर्स से बात आए, तो मोदी जी चुप्पी साध देते हैं। तो इस बात में तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि अडानी मोदी का एक नेक्सस है, एक दुराभिसंधि है। कितनी गहरी है, क्या कारण है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। फिलहाल ये तब तय है कि दोनों के बीच कोई न कोई संबंध है। अब वो संबंध सियासत का संबंध है, तो उपकृत होने का संबंध है, तो दोनों बेहतर बता पाएंगे। मैं समझ रहा हूँ, शॉर्ट में अपनी बात रखता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी इस समय मुद्दों के संकट से भी जूझ रही है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप देखिए, जैसे ही उदयनिधि स्टालिन का बयान आया सनातन धर्म के बारे में, अगर आप ढंग से पढ़िए उसको, उनके बयान को, तो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो ज्योतिबा फुले बहुत पहले कह चुके हैं, पेरियार कह चुके हैं, अंबेडकर कह चुके हैं, ललई सिंह पेरियार एक थे, उन्होंने कहा है, राहुल सांकृत्यायन कई बार कह चुके हैं, किन लोगों ने नहीं कहा है। और अगर भी पेरियार के बयानों को छाप दिया जाए तो निश्चित रूप से इन सबकी भावनाएं आहत होंगी। दिक्कत यह है कि इनको धार्मिक मुद्दों को लपकने के लिए एक बेताबी है। जैसे ही कोई धार्मिक मुद्दा निकलता है, ये उस पर झपट पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, नौकरियां इन्होंने दी नहीं, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, रुपए की कीमत गिर पड़ जा रही है। विदेश नीति का आलम यह है कि जहां जहां आपका डंका बजता था, वहां वहां आपका विरोध हो रहा है। G20 में जिस तरीके से हंगामा किया गया, इससे बड़ा आयोजन 7 नवंबर 1983 को गुटनिरपेक्ष देशों का दिल्ली में हुआ था। मुझे इसलिए याद है कि मैं उस अधिवेशन में ड्यूटी पर था, और मेरी ड्यूटी उस समय यासिर अराफात जी के साथ लगी थी 3 दिन के लिए। 3 दिन की ड्यूटी के लिए कम से कम लंबी ट्रेनिंग हुई थी, हम लोग वहां थे, और उस समय दिल्ली में कहीं कहीं कोई बंद नहीं था, सब आराम से चल रहा था। विज्ञान भवन में मुख्य अधिवेशन हुआ था, उसके बगल में मीडिया सेंटर था। पहली बार हम लोग की उत्कंठा थी, हम लोग इतना बड़ा अधिवेशन कभी देखे नहीं थे। हम लोग मीडिया सेंटर घूमते थे, शहरों में घूमते थे, हर जगह बाजार खुला था, कन्याट प्लेस खुला था। आज की तरह से कि नहीं सब कुछ बंद कर दीजिए, कर्फ्यू लगाकर अगर आप ये दम ठोके कि आपने देश में, आपके शहर में शांति है, ये बेवकूफी है। इसके लिए कुछ न कुछ आपको ऐसा करना होगा कि शहर भी चलता रहे, लोग भी चलते रहे, आप भी सुरक्षित अपना अधिवेशन करा के चले जाए। अब अधिवेशन में 2 देश नहीं आ रहे हैं, 2 देश बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, रूस और चीन। जिस प्रशांत जिस पर बता चुके हैं, इस तो मुझे कहने का कोई ज्यादा मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी और शाह, ये दोनों जिस तरीके से इनके रोज रोज के बयान आ रहे हैं, ये मुद्दों के अभाव में है, और इनके समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। और जब ये कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब कंफ्यूज हो जाएगा, उससे गलतियां होंगी। स्कूल में की ये गलतियां बराबर करते जा रहे हैं। बीजेपी दबाव में हो या न हो, लेकिन मोदी शाह पूरी तरह दबाव में है, और ये दबाव साफ साफ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, बीजेपी दबाव में हो या ना हो, लेकिन ये सरकार जो है, ये जो पार्टी है, वो मोदी और शाह की पार्टी
तक सिमट के रह गई है, इसलिए क्योंकि दूसरे कोई नेता दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं पड़ते। इसलिए अगर मोदी और शाह दबाव में हैं तो बीजेपी दबाव में है और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। इसकी चर्चा भले ना होती हो, लेकिन जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो बताएंगे। और अभी उपचुनाव होने वाला है घोसी में, आज ही कल है 5 तारीख, कल है उपचुनाव घोसी में, उत्तर प्रदेश के। और वहाँ का हाल आप देख लेंगे, क्योंकि वहाँ इंडिया बनाम बीजेपी का चुनाव चल रहा है। उसको भी देखेंगे, उसका रिजल्ट जब आएगा तो वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव है, और डूटा का चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसमें भी इंडिया बनाम चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इंडिया अब है, एक गठबंधन धीरे धीरे एक शेप ले रहा है। और ये छोटे छोटे इलेक्शन हैं, ये छोटे इलेक्शन से धीरे धीरे जब ये गठबंधन बड़े इलेक्शन की तरफ जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और कल उसी तैयारी के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर उन नेताओं को, इंडिया गठबंधन के उन नेताओं को बुलाया है जो अपनी अपनी पार्टी से सदन के अंदर यानी संसद के अंदर नेता हैं, यानी कि जो सांसद हैं उनको बुलाया है। और उन सांसदों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की रणनीतियों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी सितंबर महीने में एक जैसा माना जा रहा है कि बड़ी रैली जो है वो होनी है दिल्ली में। तो ये सब कुछ परेशानियां खड़ी करेंगी सत्ता पक्ष की। आगे आगे देखिए होता है क्या। जब विपक्ष मजबूती के साथ लड़ता हुआ, आवाज़ बुलंद करता हुआ दिखाई देता है, तभी लोकतंत्र की मजबूती भी सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, बहुत शानदार क्लोजिंग कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशांत टंडन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आज दीपक जी नहीं है, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में इधर स्टूडियो में हमारे साथी जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जानकारियों के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी। तो दोस्तों और धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका जो लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। देखिए इंद्रजीत निषाद साहब हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से एक विचारधारा, याद रखना चाहिए कि ये उचित समय है, क्योंकि याद करो सूखे नयन रावण का काम तमाम कर रहे हैं कि इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। और अब की बार बदली सरकार लिख रहे हैं। और राजा लिख रहे हैं एक पागल सब पर भारी। अब ये पागल कौन है ये राजा ही बताएंगे। इंद्रजीत निषाद साहब हैं, कह रहे हैं मोदी जी जिस तरह जुमला छोड़े थे 2019 में, उसी तरह 2024 में हवा की तरह उड़ जाएंगे, हमारा आकलन है बीजेपी का। और फिर ऐसे ही मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब हैं, कह रहे हैं सभी पैनलिस्टों और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत धन्यवाद। और आपको भी शुभ रात्रि। सिद्धार्थ सिविल सर्विसेज एकेडमी हैं हमारे साथ, गुड नाइट लिख रहे हैं। राजीव गुलाटी एक अकेला बीजेपी पर भारी लिख रहे हैं। मयंक शर्मा जी कह रहे हैं बस भाई अब और हिम्मत नहीं है जनता में, बुजुर्ग लोग को अब सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। और नौशाद अली जी हैं हमारे साथ। JR मिश्रा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लिख रहे हैं हर हाथ से काम छीन कर कटोरा थमा दिया, हर हाथ से काम छीन कर कटोरा थमा दिया उसने, हर एक बस्ती में नफरतों की दीवार बना दिया उसने, एक एक करके सारे कपड़े उतार लिए मेरे तन से, बहुत गिड़गिड़ाया तो मेरा लंगोटा थमा दिया उसने। ये लिख रहे हैं JR मिश्रा साहब। मारूफ आलम साहब हैं, लिख रहे हैं सरकार चाहे कुछ भी तो हमें रोज़गार चाहिए, सरकार जो भी हो हमें रोज़गार चाहिए, युवाओं को तो सिर्फ रोज़गार चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मारूफ आलम जी। और अमजद अली शाह साहब हैं, इंडिया लिख रहे हैं। मोहम्मद अशरफ साहब हैं, परमेश्वर सीताराम ही से आपका चरण बहुत अच्छा है, आपका डिबेट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा देश को ऐसा ही पत्रकारों की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत धन्यवाद आपको। और राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए चाहे कुछ भी कर ले मोदी, ट्रंप जैसा हालात हो जाएगा, ट्रंप की हालत की तरह मोदी जी की भी हालत हो जाएगी, लिख रहे हैं राजेंद्र बंसोड़े साहब। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया।
और सतीश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। मोदी जी रोजगार और 15 लाख रुपए कहाँ गए, अब तो माफ़ करो और सरकार छोड़कर जाओ, लिख रहे हैं। माई अकाउंट का कहना है बीजेपी ने दिसंबर के लिए हेलीकॉप्टर एंड ईवीएम बुक कर लिए हैं। राम ज्ञान कॉमेडी साहब हैं, नाले की गैस साफ, राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। फिरोज़ अख्तर साहब भी हमारे साथ हैं, ये लोग कुछ भी करें लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। नरसिंह कुंदलवाल साहब कह रहे हैं शिवराज मामा सभी को लुभा रहे हैं परंतु उन्हें वरिष्ठ लोग जो हैं। और फिर अजय कुमार महापात्रा जी कह रहे हैं धन्यवाद राजीव जी, आपका सूचना सादर कर, गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। सच्चा शानदार चर्चा कह रहे हैं, गुड नाइट, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत धन्यवाद। अशोक गायकवाड़ जी हैं 75% वोट इंडिया गठबंधन के साथ कह रहे हैं। और कौशिक देवराज जी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलेगी या नहीं, निकलेगी पार्ट 2। और अमजद अली साहब कह रहे हैं मोदी पागल हो ना जाए 2024 से पहले। सुजीत चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं घोषी का वोट ज़बरदस्त होगा, बुलडोज़र शांत हो जाओ, कह रहे हैं सुजीत चक्रवर्ती साहब। मनीष सिन्हा भी हैं, भाइयों एवं बहनों सेना भर्ती बंद किया कि नहीं, कह रहे हैं। और जसलीन बेनीपाल जी हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट जसलीन जी। और भी बहुत सारे साथी, तोताराम राठौर साहब हैं, सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आप अपनी बात रखते हो, हमें बहुत अच्छी लगती है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह की सरकार जाने वाली है, बहुत मामूली झूठ लिख रहे हैं तोताराम राठौर साहब। RVP राव रेड्डी साहब कह रहे हैं भाई ओनली राहुल जी हैं, प्यार हाँ तो इंडिया है, प्यार है तो इंडिया है। और ऐसे ही सलीम शाह भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ उदित जोशी जी हैं, विजय राव साहब हैं। विजय राव लिख रहे हैं झांसा राम और तड़ीपार को चौतरफा पराजय दिखने लगी है किंतु देश इनके निर्वासन हेतु दृढ़ प्रतिबद्ध है, ये लिख रहे हैं विजय राव साहब। और फजल अली साहब कह रहे हैं देश की जनता दुखी और परेशान है, जनता इंडिया के साथ है, 2024 में इंडिया 400 पार कोई नहीं रोक सकता। बाबूलाल लोधी जी हमारे साथ हैं, शिवराज ने रोजगार के नाम पर जनता को पागल बहुत बना लिए हैं, अब जनता लॉलीपॉप में नहीं फंसेगी। मनीष सिन्हा जी, विजय राव जी और अबुल वफा सिद्दीकी जी हैं हमारे साथ। मैक्सएम कह रहे हैं कि राजीव जी विदेशों के नासिर लाखों करोड़ों का व्यापार, देश के गरीब फल सब्जी वाले नासिर का बहिष्कार, ये कैसा धर्म का व्यापार। बहुत सही लिख रहे हैं मैक्सएम साहब आप। और ऐसे ही हमारे साथ शिवा हैं, ट्रंप इंडिया के लिए सही नहीं हैं। और जावेद इकबाल खान साहब कह रहे हैं शानदार चर्चा, इंडिया के लिए बेहतर हालात बनते जाएंगे जैसे जैसे एंटी कम्बेंसी बढ़ेगी, DB लाइव का ग्राफ बढ़ता जाएगा और इंडिया को जीत की दहलीज पर पहुंचाएगा। सैल्यूट राजीव जी, सैल्यूट आपको जावेद इकबाल खान साहब, शानदार हौसला अफजाई के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ललन कुमार सिन्हा साहब हैं, उदित जोशी हैं, यू लुक बेस्ट इन सूट एंड टाई उदित जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। और नौशाद अली जी हैं, संजय सिंह जी ने कहा था अदानी मोदी भाई भाई दोनों मिलकर खाए मलाई, बिल्कुल सही बोला था। और उन्होंने और फ़खरुद्दीन कचवाला भी हमारे साथ हैं, राहुल गांधी को हिम्मत मिलती रहेगी। वसीम खान साहब कह रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन वुमेन रिजर्वेशन बीजेपी क्यों नहीं लाती, कांग्रेस पार्टी को ऐसे उठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी तो बिल्कुल इस पर चर्चा करेगी। और अब्दुल खान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। असलम चिश्ती जी गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट आपको भी असलम भाई। और रिचर्ड साहब हैं, रिचर्ड मस्करने, मैं आपका नाम शायद ठीक सरनेम ठीक नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन रिचर्ड साहब वेरी गुड एनालिसिस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गिरिजा प्रसाद सिंह साहब लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन ही देश की नैया पार लगाएगा, जनता की निगाहें इंडिया गठबंधन की तरफ हैं, विशेषकर राहुल को सब देख रहे हैं, राहुल को सब देख रहे हैं। और ऐसे ही सिड GX भी हमारे साथ हैं, 264 हम नहीं परिवार वाले, हम तो हैं यार वाले। और समीम हुसैन साहब भी हैं, राजीव जी
राजीव सर, आप सभी पैनलिस्ट को गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट कहता हूं। रवि पीडी भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सब पर्दाफाश हो जाएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का। और राम वैरबा साहब, ईवीएम और हम वोट देने जाते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमारा वोट सही जगह पर गया है। विजय कोमल जी थैंक यू कह रही हैं, आपको भी विजय कोमल जी थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हौसला अफजाई के लिए। विजय कोमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीरेंद्र गोदारा भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी डिस्कस हुई आज, बहुत धन्यवाद। और सुरेश नारायण जी कह रहे हैं इंडिया 2024 में 350 के पार मिलेगी जीत, लिख रहे हैं सुरेश नारायण जी। वीरेंद्र गोदारा भी और सोहेल शेख साहब हमारे साथ। वीरेंद्र गोदारा बहुत अच्छी चर्चा लिख रहे हैं। और उदित जोशी, दिस चैनल इज़ वर्थ 100 मिलियन व्यूज़ पर मंथ। आप लोगों का उदित जोशी जी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान मिले तो ये 100 मिलियन नहीं 200 मिलियन तक पहुंचाइए। 20 करोड़ तो होना ही चाहिए महीने का। आप लोगों से ये अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस प्रोग्राम को और दूसरे हमारे प्रोग्रामों को आप लोग पहुंचाइए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम यहाँ कुछ भी लाग लपेट नहीं रखते, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी जो खबर है, कोई बकवास नहीं, जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए भी आपसे सिर्फ यही चाहत है कि आप इस लिंक को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लगे कि हाँ इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के संविधान में, इस देश के सेकुलरिज्म में भरोसा करता है, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए और जोड़िए, ताकि एक सही, अच्छा और एक खूबसूरत भारत बनाने में हम लोग कारगर साबित हो पाएँ। तो बहुत शुक्रिया आपको अदा करता हूं। उदित जोशी जी। आलोक सिंह साहब हैं, कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 17 करोड़ वोट ही मिल पाएंगे, यानी कुल 18.5% वोट, क्योंकि फ्लोटिंग वोट इंडिया अलायंस में के साथ जाने को मजबूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे ही गिरजा प्रसाद जी हैं, नौशाद अली साहब हैं। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। कुछ लोगों के, आप लोगों के कमेंट अगर नहीं ले पाया हूं तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन कल शाम कोशिश करूंगा जब दोबारा हम चर्चा में आएंगे तो जो कमेंट आप लोगों के छूटते हैं उन कमेंट्स को भी आप लोगों के कमेंट्स को भी देश दुनिया तक हम पहुंचाएं। लेकिन आप जुड़ते हैं, कमेंट लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बात, विचार, आदान प्रदान इन सब का होना चाहिए, तभी एक बेहतर दुनिया हम बना पाएंगे, एक बेहतर हिंदुस्तान बना पाएंगे, एक बेहतर भारत बना पाएंगे या एक बेहतर इंडिया बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।